आप तालीम हासिल करने आए हैं तो सिवाय किताबों के आपके हाथ में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लिखने से पहले सबसे पहले एक नुक्ता होता है जो उसके जहन में आता है, वो नफ्सियाती भी हो सकता है, फ़लसफ़ियाना भी हो सकता है। फ़ज़ा का मतलब यह है कि पूरा एटमॉस्फेयर जब आप जुज़ियात के साथ पेश करेंगे तो वो अट्रैक्ट करता है उसको दोबारा पढ़ने को, जैसे बार बार एक ही जगह जाके घूमने को दिल चाहता है। पहले ये ख्याल रखा जाता था कि अगर बीए यहाँ से किया है, ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, तभी उसको सही मानों में अलीगरियन मानते थे। अगर वो एमए में आया है और उसने पीएचडी की है तो आज तो मान लेते हैं उसको अलीगरियन, लेकिन जो लोग बातें करते थे उसमें ये कहते थे भाई ये अलीगरियन नहीं हो सकता, ये तो पुख्ता उम्र में आया है। और हाल ही ने लिखा है कि सर सैयद ये कहते थे कि यहाँ तरबियत होनी चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कहते थे कि आपको सोसाइटी ऐसी पैदा करनी है, माहौल ऐसा पैदा करना है कि लोग खुद सीखें, कहना ना पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारे खिदमत पर लगा हुआ है और मोहब्बत के साथ लगा है, हम उसका एहतराम भी कर रहे हैं, उसको बिल्कुल कभी बेइज्जती से उससे नहीं बात करते थे, वो हमारे साथ इतनी अपनाइयत दिखा रहा है तो उस जगह से हमें अपनाइयत होगी या नहीं होगी? ज़ाहिर फितरी है। तो वो अपनाइयत अब नहीं है। ये है रेख्ता की बेहद ख़ास पेशकश। मैं हूँ मोईद रशीदी। रेख्ता की इस बेहद ख़ास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू के मशहूर व मारूफ़ अफ़साना निगार तारिक छतारी। तारिक छतारी साहब, रेख्ता की इस बेहद ख़ास पेशकश में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। जहाँ तक आपको हमने पढ़ा है, आपको जाना है, आपकी ज़िंदगी का सफ़र छतारी से शुरू हुआ, फिर अलीगढ़ आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास मरकज़ बन गया। आपके अफ़साने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेहद अहम रसाइल में शाये हुए और हमारे बेहद अहम नाक़दीन ने उन अफ़सानों को पसंद किया और मौजूदा जो फ़िक्शन का मंज़रनामा है उसमें आपके अफ़सानों पर गुफ्तगू किए बग़ैर कोई बहस मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हम आज आपके दौलत खाने पर मौजूद हैं। पीछे बाज़ार है, बाज़ार का शोर भी है और हमारी गुफ्तगू में वो शोर हायल हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गुफ्तगू इतनी दिलचस्प होगी कि ये शोर दब जाएगा और सानवी होकर रह जाएगा। जो अदब का शोर है, जो तख्लीक का शोर है, वो हमेशा गालिब आता रहा है। तो हम उसी तख्लीक पर बात करेंगे, आपके अफ़सानों पर और आपकी शख्सियत पर। मैं ये चाहता हूँ कि आगाज़ छतारी से हो, उस माहौल से जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। सबसे पहले तो डॉक्टर मोईद रशीदी साहब, आपका और रेख्ता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आने की ज़हमत की और जहाँ तक शख्सियात पर जो आप ये सीरीज़ कर रहे हैं तो मेरी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, ये मुझे महसूस होता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने फरमाया कि छतारी में चूँकि मेरी पैदाइश छतारी की है तो छतारी से ही मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, लेकिन वो कुछ माहौल उस ज़माने का बिल्कुल अलग था। मैंने जब आँख खोली तो उस वक्त जो हमारे घर का माहौल था उसमें हमारे एक दादा थे, दादा के बड़े भाई थे जो लावलद थे, वालिद थे, वालदा थी। बहुत मुख्तसर फैमिली थी, इसलिए ज़रा सा हमें बच्चों से अलग रहने का ज़्यादा मौका क्या बल्कि ज़्यादा रहना पड़ा। तो उस तरह से जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर निकलते हैं, उसकी ममानियत भी थी। हमें यहाँ तक कि हमारे ख़ुद अपने ज़ाती खेतों पर हमें नहीं जाने दिया जाता था। वो ज़माना था, उसके बहुत सारे वजह थी। बहरहाल तो इसीलिए बचपन का जहाँ तक सवाल है तो न तो मुझसे कभी गोलियाँ खेलना यानी कंचे खेलना आया, न कभी मैं पतंग उड़ा सका और न कभी मैं कबड्डी और कुश्ती और गुल्ली डंडा, कभी भी मैं गुल्ली उछाल कर डंडा नहीं मार सका। तो ये एक तरह से खला है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन बहरहाल घर का माहौल था, वालिद साहब का कुतुब खाना था, उसमें जैसी भी टूटी फूटी ज़बान में हम पढ़ सकते थे वो पढ़ते थे। हिंदी, वहाँ चूँकि हिंदी स्कूल था शुरू में और मुझे ज़्यादा घर पे ही पढ़ाया गया। सिर्फ 5th क्लास में इम्तहान दिलवाया गया और 6th क्लास में वहाँ एडमिशन कराया गया। उसके बाद से मैं अलीगढ़ आ गया। तो वो ज़िंदगी तो मेरी ऐसी गुज़री है कि बचपन में मैंने जो भी देखा वो काफ़ी नहीं है। यानी अदब के लिए जो ग़िज़ा होनी चाहिए, जहाँ से वो इंस्पायर होता है, तहरीक मिलती है, वो चीज़ें मुझे छतारी में
नहीं मिल सकें। लेकिन ऐसा हुआ, बात का जिक्र मैं पहले ही कर दूं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल जब मैं 15-16 साल का था उस वक्त हो गया, और मेरे दादा का उसके 6 महीने बाद हो गया, और दादा के जो बड़े भाई थे जिनके कोई औलाद नहीं थी उनका इंतकाल भी 6 महीने 7 महीने बाद हो गया। तो उस वक्त मैं प्री यूनिवर्सिटी में था, यहाँ PUC क्लास होती थी 10th के बाद 1 साल की, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरे सब्जेक्ट थे। जैसे सबके माँ बाप का ख्वाब होता है, अब भी है, उस ज़माने में भी था कि डॉक्टर बनेंगे या मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर सका। मुझे मशवरा यहाँ मेरे जो उस्ताद थे, कुछ असतिज़ा थे, या मेरे दोस्तों के वालिद थे जो यूनिवर्सिटी में थे, रीडर प्रोफेसर थे, उन्होंने यही मशवरा दिया कि दोनों काम एक साथ करना ज़रा सा मुश्किल है। आपके ना कोई बड़ा भाई है, ना चचा है, ना ताया हैं, ना दूसरे दादा की कोई औलाद है, रिश्ते का कोई नहीं है, तो सब कुछ आपको करना है। जो कुछ भी छोटी मोटी ज़मीन जायदाद हुआ करती थी वो थी, उस ज़माने में यही एक सिलसिला था। तो उसका सारा म्यूटेशन, यानी जो दादा के नाम थी वो मेरे नाम होने के लिए उसमें दाखिल खारिज करवाना पड़ा। एक छोटा भाई था, अब उसका इंतकाल हो गया अभी कुछ दिन पहले, तो उसके और अपने नाम करवाने में बार बार कचहरी जाना पड़ता था, तहसील जाना पड़ता था, तो उसकी वजह से यहाँ सफ़र कर रही थी तालीम। तो फिर मैं उसके बजाय आर्ट्स में आ गया, साइंस के बजाय। तो कहने का मतलब यहाँ था, तख्लीकी मिजाज रखने वाले शख्स के लिए तो अजियत का, बहुत अजियत का, इसलिए मुझे ये लगता था कि कोई मेरी सारी ज़मीन जायदाद ले ले, जो भी कुछ है, और इन अजियतों से बचा ले, और वो मुझे खुद से वो काम कर ले, बस खाने पीने का सिलसिला होता रहे। तो बहरहाल क्या उम्र रही होगी आपकी? वो 16 साल की उम्र थी जब इंतकाल हुआ था। मैं 11 साल में आ गया था अलीगढ़, और यहीं था, और मैंने हाई स्कूल कर लिया था और प्री यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था, तो 16 साल की उम्र थी। तो हाँ, कहने का मतलब यहाँ ये था कि उस वक्त मुझे छतारी देखने का मौका मिला। यानी जब गए तो अपने खेतों को पहचाना, जो साहब थे जो वहाँ मुलाजिम थे उन्होंने दिखाया कि ये आपके खेत हैं, ये इतने बीघा का है। फिर उसके बराबर में एक गाँव था थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर दूर, वहाँ पे 5 बाग थे, कुछ वहाँ ज़मीन थी, तो उनको बताया कि ये बाग है, इसका नाम ये है। इस बाग के नाम भी हुआ करते थे पहले, किसी का नाम नौदा रख दिया। मैंने पूछा नौदा क्या होता है, बोले नए को कहते हैं, यानी ये बाद में लगाया गया था। तो बहरहाल मुझे सारा तजर्बा हुआ। फिर मैंने खेती बाड़ी जो बटाई पे दी जाती थी उसमें कुछ मिलता नहीं था, और बहुत ही कम पैसे मिल पाते थे, इसलिए कि कोई हिसाब किताब तो हम जानते नहीं थे, कम उम्र थी, कोई बड़ा नहीं था। तो बहरहाल उसको मैंने एक दफ़ा ख़ुद से फ़ैसला किया कि यहाँ से मैं ख़ुद करने की कोशिश करूँगा। तो वो मैंने ख़ुद करवाई कुछ। उस वक्त मुझे तजर्बा हुआ कि क्या खेत होते हैं, खेत में क्या बोया जाता है, अगर गेहूँ बोना है तो उसमें यूरिया पड़ेगा, उसमें कितने % नाइट्रोजन होती है। यहाँ तक कि मैंने कुछ कोर्सेज़ जो किताबें थी एग्रीकल्चर की वो भी पढ़ी। तो वो ज़माना ऐसा था कि वो, फिर मैं अलीगढ़ में तो था ही, अलीगढ़ बेपनाह पसंद था। अलीगढ़ में ऐसा दिल लगा था 2-3 साल बाद, 2-3 साल तक तो बहुत दिल घबराता रहा, नेचुरल है, जब घर से आए थे ऐसा दिल लगा कि फिर अलीगढ़ और बस अलीगढ़, ये हमारी ज़िंदगी बन गई। तो और फिर दिल्ली करीब था, दिल्ली जाना, घूमना फिरना, आज़ादी थी, कोई था तो नहीं। उसी उम्र में स्कूटर ख़रीद लिया था, स्कूटर खड़ा भी नहीं हो पाता था खुद से, एक शख्स पीछे से खड़ता, दोस्त खींचता था, तब तो स्टैंड पर खड़ा हो पाता था। तो छोटे से उसमें तो स्कूटर दिल्ली से लाए। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि देहात, यानी छतारी नहीं, छतारी के पास जो गांव था जहां बाग थे कुछ और जहां ज़मीन थी वहां, और छतारी और अलीगढ़ के बाद फिर दिल्ली, ये जो ज़िंदगियां यहाँ की देखी तो मेरे अफसानों में इन सब का रंग आने लगा। मतलब बिल्कुल खालिस देहाती, जिसका खेती बाड़ी से ही ताल्लुक़ है, ऐसे अफसाने भी हैं। मसलन 10 बीघे खेत है, सुबह काज़िब है, ये वो अफसाने हैं। फिर छतारी कस्बे का माहौल था, और कस्बे में एक तहज़ीब होती है, गाँव में और बड़े शहरों में भी तहज़ीब नहीं होती ऐसी कि जो पायदार हो। कस्बों की तहज़ीब बरस तक चलती है, एक तहज़ीब होती है। मसलन छतारी है, वहाँ नवाब साहब की गढ़ी थी, बड़ा सा दरवाज़ा था, उसके बाहर बाज़ार था, एक सा बाज़ार बनवाया गया था। बाज़ार में कोई शतरंज खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, फुर्सतें थीं, दरख्त थे, दरख्त के नीचे बैठे हुए बच्चे खेलते रहते थे। तो ये सब ज़िंदगी जो थी उसको भी बचपन में भी देखा जितना देख सकता था, बाद में भी देखता रहा, इस वजह से कि मुझे आना जाना पड़ता था मुस्तकिल। उसके बाद अलीगढ़ एक ऐसी जगह मिली मुझे कि जहाँ सुकून के लिहाज से, मिलने जुलने के लिहाज से, मोहब्बतों के लिहाज से तो कस्बे की ज़िंदगी थी, और फैसिलिटी के लिहाज से यानी बड़े से बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बड़े से बड़े दूसरी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, पक्की सड़कें हैं, लाइट है, सब कुछ है। तो उसके लिहाज से शहर और कस्बे की ज़िंदगी की जो आमेज़िश होती है वो अलीगढ़ की ज़िंदगी थी। और शहर भी कौन सा,
शहर जो है वो यहाँ जो लोग आते थे वो ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ कर आते थे ज़्यादातर लोग। वो देखिए अरबिक में हो तो प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू थे, और बहुत लोग थे, मकबूल साहब थे, इस्लामिक स्टडीज़ थे, तारीख़ में हबीब साहब के वालिद थे। जी जी, उस तारीख़ में हबीब साहब के वालिद थे। नहीं, ऑक्सफोर्ड से जो तालीम हासिल करके आते थे वो, मैं कहने का मतलब ये है कि वो उर्दू में हो या किसी वजह से जाते थे वहाँ तालीम हासिल करने या तालीम देने। तो यहाँ की ज़िंदगी में एक इस वजह से, चूँकि बाहर से लोग हासिल करते थे तालीम, तो कल्चर तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का बन ही गया। एक ख़ास तरह का सोफिस्टिकेशन आ गया था जो दिल्ली की लाइफ में नहीं था। तो दिल्ली आना जाना होता था तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की भी ज़िंदगी देखी। इन सब का अक्स आपको अफसानों में मिल जाएगा। तो तारिक साहब, अलीगढ़ का ज़ाहिर है आपका एक बहुत तवील सफ़र है, और जितना अलीगढ़ को आपने जिया है, जितना समझा है, और न सिर्फ आपकी तहरीर में, आपकी शख्सियत में अलीगढ़ रिफ़्लेक्ट करता है। तो वो ज़माना जब आप आए थे और आज, ज़ाहिर एक तवील एक अरसा है, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का अलीगढ़ तो हम अपनी आँखों से देखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो अलीगढ़ जिसमें हम नहीं थे, हमने किताबों में पढ़ा है या सुना है, लेकिन आप जब आए थे तब तक अलीगढ़ की जो एक शनाख्त है, जो वो कदरें हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद थीं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप आए तो क्या फ़ज़ा थी? असल में जिस तहज़ीब की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उस तहज़ीब का उरूज आकर ज़वाल की तरफ आमादा हो चुकी थी उस वक्त तक, यहाँ का कल्चर और यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की ज़िंदगी। लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छी थी, चूँकि अभी उतना ज़वाल नहीं आया था। तो उसमें 1965 का जो वाक़या है यहाँ, जिसमें अली यावर जंग के साथ थोड़ी सी बद इंतज़ामी की वजह से कुछ ऐसा वाक़या हो गया था कि उस वक्त गोली भी चली और एक ख़ास तरह से उसके साथ बदतहज़ीबी का भी सलूक अख्तियार किया गया स्टूडेंट्स यूनियन के ज़रिए से। तो एक वो लाइन है, उसके बाद से अलीगढ़ थोड़ा सा तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगा था। इसके बावजूद जो मैंने ज़िंदगी यहाँ की देखी, उसमें बड़ी पाबंदियाँ और बड़े रख रखाव की ज़िंदगी थी। मिसाल के तौर पर जब मैं आया, तो अब देखिए, आप ये देखिए कि जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले तो मेरा वास्ता हॉस्टल, जब मैं छोटा था और 8th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था और हॉस्टल में रखा गया था। हालांकि घर लेके भी रख सकते थे, लेकिन उस ज़माने का लोगों का जो जहन था वो ये था कि इसको हॉस्टल में तरबियत हो सके, और तरबियत माहौल से होती है, माहौल हॉस्टल में मिलता है, क्योंकि तमाम तरह की पाबंदी थी। तो सबसे पहले तो वहाँ देखा गया कि शाम होती है और वार्डन साहब एक राउंड लेते हैं, वार्डन के साथ स्कूल में, वार्डन के साथ वहाँ हाउस मॉनिटर, स्टडी मॉनिटर, ये दोनों साथ में होते हैं। अब वो एक एक चीज़ देखते थे। तो जनाब मेरा जो उन्होंने ये देखा कि मेरा जो मेज़पोश बिछा हुआ था, एक तो लिस्ट पहले ही बना दी जाती थी कि आपको एक मच्छरदानी, 2 मेज़पोश, इतनी बेडशीट, इतने ये सब साथ में लेके आना है, एडमिशन के वक्त ये लाना है और इसी तरह से रहना है। तो वो मेज़पोश कई दिन से बिछा हुआ था, 5-6 दिन, एक हफ़्ते हो सकता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा बिछाओ, इसलिए कि गंदा तो वो होता नहीं है मेज़पोश। तो अब वो वार्डन आए, उन्होंने कहा, भाई तारिक, ये टेबल क्लॉथ आपका कितने दिन से बिछा है, तब्दील क्यों नहीं किया? तो खैर मैं खामोश हो गया। फिर मैंने कहा, सर ठीक है, मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन अभी ये गंदा नहीं हुआ था। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा, भाई गंदा होना ज़रूरी नहीं है, तब्दीली ज़रूरी है, यानी आपको बदल बदल के बिछाना चाहिए। अगर गंदा नहीं हुआ है तो इसको रख दीजिए, फिर दोबारा बिछा लीजिएगा। तो तब से जो ये सबक मिला, तो वो लिबास में भी आ गया कि अब कपड़े भी, पहले था छतारी में थे, एक शर्ट पहनी, एक पैजामा पहना, वो 3 दिन, एक पैंट पहनी, 3 दिन तक, 2 दिन तक वही पहन रहे हैं जब तक मैले नहीं हुई। अब सुबह दूसरी है, शाम को दूसरी है। तो ये तकल्लुफ़ात जो थे वो शुरू में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। कोई भी शख्स जब नया नया आता है तो अपनी मिट्टी, अपनी जगह जहाँ ज़िंदगी गुजार के आया है, वहीं के माहौल को पसंद करता है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह जो होता था और जो सख्तियाँ होती थी, उसके साथ नरमी और मोहब्बत का बहुत इज़हार होता था, बहुत मोहब्बतें मिलती थीं। तो वो सब सख्तियों को और सारी परेशानियों को ख़त्म कर देती थी। तो जो मोहब्बत मिली,
जो कॉपरेशन मिला, जो मदद मिली। अब साबुन कम हो गया तो दूसरा बग़ैर बताए हमारे साबुनदानी पे साबुन रख जाता था। कोई चीज़ कम हो गई तो वो बग़ैर बताए मिल जाती थी। वार्डन इतना ख्याल रखते थे कि जब दादा आते थे मिलने तो वो पैसे उन्हीं के पास रख के जाते थे, वार्डन साहब के पास। वो हमसे पूछते रहते थे कितने पैसे की ज़रूरत है, और जितने हम मांगते थे उससे कम ही देते थे वो, ताकि कुछ आवारगी शुरू ना हो जाए। लेकिन बहरहाल शायद ये तख्लीकी कीड़ा कोई जहन में था तो आवारगी तो थोड़ी थोड़ी शुरू तो लाज़मी थी। हाँ, और बाहर निकलना आना जाना, लेकिन माहौल इस तरह का था। फिर पाबंदियाँ ये थी। एक दफ़ा ये हुआ, एक वाक़या कि मैंने स्विमिंग पूल है यहाँ सड़क के किनारे, उसकी इमारत बड़ी पुरानी और क्लासिकल बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उंगली उठाकर पूछ लिया कि ये क्या है। तो जो एक दो मेरे साथ सीनियर थे उन्होंने बहुत डांटा, कहा कि उंगली उठाकर बात करते हैं आप, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नीचे, आप सिर्फ ज़बान से कहें। तो मुझे ताज्जुब भी हुआ, क्योंकि फ़िल्म देखते थे तो उसमें इश्क भी उंगली उठाकर होता था और मौसम का जिक्र होता था तो हाथ पांव चला के होता था, और यहाँ ये पाबंदी कि आप उंगली ना उठाएं। तो मैंने पूछा फिर एक आध दिन बाद कि ये बताइए कि उंगली उठाने में हर्ज क्या था। तो उनका भी ये है कि वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इमारत की तरफ इशारा कर रहे हैं और वहाँ से दो लोग गुजर रहे हैं, उनको महसूस होगा हमारी तरफ इशारा करके कुछ पूछ रहे हैं, तो ऑकवर्ड पोजीशन में होंगे वो, आपको भी लगेगा कि मैंने उनकी तरफ इशारा किया। तो उंगली उठा के बात मत कीजिए, यूँ ही पूछ लीजिए कि ये इमारत है, इसके पीछे कौन सी इमारत है, कोई भी बात पूछनी है। तो फिर ये हुआ कि अब दो शख्स खड़े, अब बात में तो जहन में दूसरी बात आ गई, स्विमिंग पूल तो गया जहन से। ये हुआ कि अब वो शख्स कोई भी बैठा है तो पहले बेख्याली में उसकी तरफ उंगली उठा के बात कर लेते थे। अब ये हो गया कि पूछते थे वो जो हरी शर्ट वाले साहब हैं उनके पीछे वाले साहब, उनका क्या नाम है, किसी से अगर पूछना है तो इस तरह से पूछने की आदत हो गई। ये कल्चर में शामिल हो गया। तो छोटी छोटी बातें थी जिनसे हम सीखते थे, उनसे अदब भी सीखा। अदब में क्या नहीं कहना है ये वहीं से सीखा, वरना तो कहते ही चले जाते कुछ भी। जब अफसाना लिख रहे हैं तो जितनी चीज़ें जुज़ियात में आ रही हैं वो सब बयान करते चले जाते, क्या नहीं कहना है, इसमें किस तरह से पाबंदी। यार ये ज़्यादा बड़ी बात है, क्या कहना है वो तो हमें मालूम है, क्या नहीं कहना है ये बहुत अहम हो जाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि अलीगढ़ को आप अपनी शख्सियत से जुदा कीजिए, ज़ाहिर आप अलीगढ़ से बाहर भी रहे, गोरखपुर रहे, आप दिल्ली रहे, तो आते जाते रहे, तो अलीगढ़ के बगैर आपकी शख्सियत का कोई तसव्वुर मुमकिन है? कैसा, अगर ये कहा जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरता है? इससे पहले तो मैं ये बता दूं कि अलीगढ़ जो तकलीफ़ के साथ आदमी एक्सेप्ट करता है, यानी थोड़ा सा एक्सेप्ट करते वक्त उसे तरद्दुद होता है, वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में ऐसी आती है कि उसी में वो रच बस जाता है। तो अलीगढ़ में मैं रच बस गया। छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बड़ा सीखने को मिला। बहुत मामूली चीज़ें थी जो मुझे नहायत नागवार गुजरती थी यहाँ। मिसाल के तौर पर यहाँ एक रिवाज ये था, जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए तो हॉस्टल में कोई चीज़ अगर हमें लानी है बाज़ार से, मिसाल के तौर पर सीधी सी बात है कि हमें पेस्ट लाना होता था, ब्रश लाना होता था, जूते की पॉलिश लानी होती थी और ये साबुन लाना होता था, तो वो शमशाद मार्केट, यहाँ यूनिवर्सिटी मार्केट भी कहलाता है, वो AMU मार्केट, और शमशाद बिल्डिंग एक थी वहाँ, तो शमशाद बिल्डिंग पहले कहलाता था, अब शमशाद मार्केट कहलाता है। तो वहाँ पे एक आध दुकान थी, जैसे अब जब्बार साहब थे पुराने, उनकी बड़ी मशहूर दुकान थी, नाम से याद रहता है। देखिए ये भी एक कल्चर है कि दुकानदारों के नाम से, जबकि बाहर से आए हुए हैं हम, हमारे शहर का नहीं है वो, उसके नाम से याद है कि जब्बार साहब के यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में सामान जाता था, उधार भी जाता था। टीचर्स की इतनी तनख्वाहें नहीं होती थी, उधार जाता था, महीने पे पेमेंट हो जाता था। तो वहाँ से खैर बहरहाल मैंने बताने का मकसद ये था कि सामान लिया, अब वो एक थैले में उन्होंने 3-4 चीज़ें दे दी, उसको पेमेंट किया, उसके बाद से कहते थे कि इसको रख लीजिए, हमारे बैरे मियाँ आएंगे। बैरा जो होता है यहाँ, वो उसको मियाँ लगा के ही नाम लेते, नाम अगर लिया सखावत मियाँ तो सखावत मियाँ आएंगे और वो ले जाएंगे जब शाम को आएंगे। तो उसके बाद चले आए। तो ये मैंने कैसे सीखा और क्यों सीखा, ये मुझे शुरू में तो नागवार गुजरा। एक दफ़ा मैं लिए चला आ रहा था शुरू में, तो एक सीनियर ने टोका कि क्या ला रहे हैं, तो मैंने कहा ये सामान है, बाज़ार से ला रहे हैं, और हाथ में छोटा सा थैला था। बोले नहीं, आपको नहीं लाना है, आप वहीं रख के आइए इसको, वो लेके आएंगे, सखावत मियाँ हैं आपके वार्डन विंग में। मैंने कहा जी, वो लेके आएंगे। मैंने घबरा गया, थोड़ी ही दूर था, वापस जाकर रख दिया। फिर मैंने पूछा, दूसरे लोगों से भी पूछा कि भाई ये क्या है, ये तो बिल्कुल फ्यूडल लफ्ज़ तो नहीं जहन में था, भाई ये तो बिल्कुल ज़मींदाराना तकब्बुर है, गुरूर है कि वो वही लाएंगे, हम नहीं ला सकते। अपना काम करने में हमें बचपन में यही बताया गया है कि अपने काम में कोई हर्ज नहीं है, जितना आप करेंगे बेहतर है। तो खैर उनका नहीं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ क्यों आए,
आप अपने घर तो रहते नहीं हैं, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ सारी फैसिलिटी हैं। वही बहरा आपका चारपाई निकालता है, वही आपकी चादर बिछाता है, वही आपके कपड़े तक धुलने के लिए अलग करता है, वही सब है। तो वो आपके सारे काम के लिए वो लगा हुआ है। तो ये आप ये नहीं है कि आप में गुरूर पैदा हो जाए, आप ज़मींदार बन जाएं। आप तालीम हासिल करने आए हैं तो सिवाय किताबों के आपके हाथ में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ किताब होना चाहिए। आप तालीम हासिल करने आए हैं तो आपका मकसद सिर्फ लाइब्रेरी जाना, रीडिंग रूम जाना है या मेज़ कुर्सी पे कमरे में बैठ के पढ़ना है। बाकी जिम्मेदारी आपके माँ बाप यहाँ नहीं है तो यूनिवर्सिटी ये जिम्मेदारी लेती है कि वो खादिम रख दिए गए हैं, वो आपका काम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। वरना आपका क्या, आप में और आम आदमी में जो दूसरे काम कर रहा है उसमें फ़र्क कैसे करेंगे। तो तालीम हासिल कर रहे हैं आप मुस्तकबिल हैं मुल्क का, तो आपको दूसरे अंदाज से ज़िंदगी गुजारना है। बहरहाल ये ज़िंदगियाँ, ये चीज़ें जब मेरी ज़िंदगी में रच बस गई तो उसके बाद से मेरा गोरखपुर अपॉइंटमेंट हो गया। ज़ाहिर है वो मरहला बाद में आएगा। हाँ। आप जिन नज़ाकतों का जिक्र कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है यहाँ रहे बग़ैर, यहाँ रचे बसे बग़ैर, शायद वो बाहर से अगर कोई देखे तो उस तरह वो कबूल ना कर पाए। लेकिन ये नज़ाकतें बेहद अहम है अलीगढ़ की इस रिवायत में, इस सकाफ़त में। अब आप तख्लीक़ी आवारगी का जिक्र कर रहे थे, मेरा जहन जाता है आपकी साइकिल की सवारी की तरफ कि आप साइकिल लेकर कभी आगरे, कभी खूरजे, तो ये क्या मामला, ये तो जुनून की हद तक 85 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से। असल में हुआ ये था कि जब यहाँ आए तो उम्र कम थी और बहुत याद आता था घर। ख्वाब में सबको आता है, सबको घर याद आता है, बहुत याद आता था, दिल घबराता था। उसके अलावा एक अंदर से जो मेरी फितरत में शामिल था, और ज़्यादातर मैं समझता हूँ तख्लीक़कार की फितरत में शामिल होता है कि ज़िंदगी को देखना, ज़िंदगी को करीब से देखना और उसका एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा करना, ये एक अंदर से एक अर्ज उठती होती है इसकी। तो अब हम आवारगी का ये आलम था कि क्लासेस भी छोड़ के पीछे के रास्ते से निकल जाते थे, दिल घबराता था। अब घूम रहे हैं, पैदल सड़कों पे घूम रहे हैं। अब ये देखा कहाँ से गुज़रे, हबीब मंजिल से गुज़रे, हबीब मंजिल में चले गए, वहाँ बाहर से जो कुछ देख सकते थे वो देखा। फिर वहाँ गए, फिर चाय खाना मिला कहीं जाके, और वो चाय खाना छोटा सा था, पता चला कि एक पेड़ के नीचे चाय बिक रही है। तो वहाँ बैठे तो कुछ थोड़ा सा हमने आइडेंटिफाई किया अपने घर से, कस्बे से, कुछ यहाँ से, तो वो एक तरह का दिल लग गया और उसमें चीज़ें देखने का शौक़ था कि क्या है, कैसे है। तो अब जाहिर है कि उस वक्त हम मोटरसाइकिल तो थी नहीं हमारे पास, साइकिल ही थी। तो चलते चले गए। स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ के निकल लिए इंटरवल में और छोड़ दिया, और जो घर पे कोई था नहीं, हॉस्टल ही था, बस चलते चले गए, पहुँचा खुर्जा पहुँच गए। अब खुर्जा पहुँच गए, कुछ खाया पिया, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे। ये शौक़ होता था उस ज़माने में अलीगढ़ में कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। चाय भी यहाँ पे पॉट में ही मिलती थी, रेडीमेड चाय कहीं नहीं मिलती थी। पूरे सिविल लाइन में रेडीमेड चाय नहीं मिलती थी, सिर्फ पॉट में चाय मिलती थी। उसके एक अलग आदाब में, वो भी जिक्र आएगा। तो बहरहाल तो वो अब उसके बाद से और बढ़ा वो, फिर कहाँ जाएँ और कुछ देखें ज़िंदगी। अब कैसे देखें, अकेले में देखें जाके। तो आगरा एक ऐसी जगह है यहाँ कि उसमें कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जिसमें फतेहपुर सीकरी भी है, ताजमहल भी है, दयाल बाग भी है, और वो एतमादुद्दौला भी है। बहुत सारे उसमें जगह हैं जहाँ किला भी है, जहाँ जा सकते हैं। तो आगरा कैसे जाए। अब कुछ इसी तरह के लोग मिल जाते हैं, जब आवारा लोग मिल जाते हैं। तो कई दोस्त मिले और ये सोचा कि भाई साइकिलों पर चलते हैं, साइकिल हमारे सबके पास है, साइकिल पर चलते हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, जो कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं वो वहाँ काम आएंगे। तो साइकिल पे चल दिए। अब साइकिल पे जो चले तो देखिए रास्ते में जितने गांव थे सब मुख्तलिफ अंदाज के गांव, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक से हैं सब, लेकिन जब करीब से देखेंगे तब उनका फ़र्क पता चलेगा। तो मैं अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जो सफ़रनामे लिखते थे लोग, तो कुछ पैदल आते थे, कुछ किश्ती जहाज़ के रास्ते से आते थे, पानी के जहाज़ के, कुछ और दूसरी सवारियों से आते थे। तो जो वहाँ के सफ़र होता था, सफ़र में जो उनको तजर्बात होते थे वही लिखते थे ना। अब क्या है, अब तो वो मंजिलनामा लिखिए, यहाँ से जहाज़ में बैठे आप रूस चले गए, रूस में 2-4 जगह घूमे, फिर चले आए थे। तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, सफ़र तो हुआ नहीं। तो वो सफ़रनामे में जो मैं सोचता हूँ इब्न बतूता ने या इन लोगों ने जो लिखे, अल-बैरूनी वगैरह, तो उसमें जो ज़िंदगी थी वो आती थी और वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र पड़ती थी। यही मेरे साथ हुआ, छोटा सा सफ़रनामा ही सही, लिखा तो नहीं लेकिन तजर्बा किया, और वो अफसानों में भी आया फिर कि इस गांव में रुक गए, वहाँ देखा कहीं पानी पीना है, किसी से बात हुई,
वहाँ पूछा कि चाय की कोई दुकान है या नहीं है, तो चाय की तो नहीं थी, लेकिन उसने घर से ला के मट्ठा पिला दिया। तो ये तजर्बा कि कैसे लोग होते हैं। तो फीलिंग कोई नहीं थी उस ज़माने में ऐसी कि किसी ज़ात की, पात की, मज़हब की कोई फीलिंग नहीं थी उस ज़माने तक, और बहुत अच्छा चल रहा था। तो बहरहाल वो छोटी छोटी जगहों को देखा, बड़ी जगह भी आई, बीच में कस्बे भी आए, फिर आगरा पहुंच गए। आगरा में टहलते रहे, घूमते रहे, जितने पैसे थे उससे कहीं धर्मशाला वगैरह में सस्ते होटल में ठहरे, फिर देखा, फिर किया। तो वो ज़िंदगी को करीब से देखने का जो मौका मिला, उसी वजह से जो लोग आज कहते हैं कि आपके अफसानों में जुज़ियात बहुत होती है, तो जुज़ियात इसलिए होती है कि मैंने छोटे छोटे चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस किया जाए। वो एक शौक़ था, वो जुनून था। गए ताजमहल गए, फ़ोटो भी है उसका आज भी, वहाँ बैठे हुए हैं, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, लेकिन तस्वीर खिंचवा रहे हैं वहाँ बैठ के सब दोस्त। तो ये ज़िंदगी का आगाज़ था। तारिक साहब, आपने अपनी तख्लीक़ी आवारगी का ज़िक्र किया, सफ़रनामों का ज़िक्र किया कि कैसे जो पहले सफ़रनामे लिखे जाते थे उनके जो तजर्बात होते थे, तो उन सफ़रनामों की मानवियत होती थी। और आज एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, तो वो सफ़र का लुत्फ़ कह लीजिए, सफ़र की अज़ियत कह लीजिए, सफ़र का एक तरह से तजर्बा कह लीजिए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और धीरे धीरे होती जा रही हैं, और हम लोग एक तरह से सहल पसंद होते जा रहे हैं। तो एक तख्लीक़कार के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी का तजर्बा करे, करीब से देखे, समझे। और आपने अलीगढ़ के हवाले से कुछ बातें जो बताईं, हॉस्टल लाइफ के हवाले से कुछ बातें बताईं, तो उस ज़माने की हॉस्टल की ज़िंदगी, आज की हॉस्टल की ज़िंदगी, वो अकामती जो ज़िंदगी है उसमें तो बहुत फ़र्क आया है। ज़ाहिर है वो हर जगह आया है, सो अलीगढ़ में भी आया है। एक मसला जो अक्सर परेशान करता है उन लोगों के लिए जो एलिगेरियन नहीं हैं, और वो लोग जो एलिगेरियन हैं, यानी वो कौन सी बातें हैं जो किसी शख्स को एलिगेरियन बनाती हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो यहाँ दाखिला ले ले, उसे इनरोलमेंट नंबर भी मिल जाए और वो एलिगेरियन भी हो जाए। देखिए, उसमें एक तो उम्र का बड़ा दखल होता है। जो कम उम्र में आए हैं, यानी जो प्री यूनिवर्सिटी में आए थे उस ज़माने में, आप समझ लीजिए 12th में आए हैं या बीए में आए हैं, पहले ये ख्याल रखा जाता था कि अगर बीए यहाँ से किया है, ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, तभी उसको सही मानों में अलीगेरियन मानते थे। अगर वो एमए में आया है और उसने पीएचडी की है, तो आज तो मान लेते हैं उसको अलीगेरियन, लेकिन जो लोग बातें करते थे उसमें ये कहते थे भाई ये अलीगेरियन नहीं हो सकता, ये तो पुख्ता उम्र में आया है। अब उस उम्र में क्या सीखता आके, इसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें वो रची बसी नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अलीगेरियन जो है वो शुरू में भले ही उसको एक्सेप्ट न करता हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करते करते, और इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती थी, इतनी मोहब्बतें मिलती थी, कि सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें पैदा हो जाती थी वो थी अलीगढ़ से अपनाइयत। वो आपको 2 साल में, 1 साल में नहीं हो सकती, उस उम्र में नहीं हो सकती। या अगर आपकी इनरोलमेंट भी आपका है, आपने बीए भी यहाँ से किया, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस तरह के एलिगेरियन नहीं हो पाए, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हो सकता है उस ग्रुप में ऐसे दोस्त न मिले हों जिन्होंने अपनाइयत का एहसास कराया हो, या जिन्होंने इतना कुछ आपको पे किया हो, इतनी कुछ मोहब्बतें दी हों कि अपनाइयत जो है वो पैदा ही नहीं हो पाई। जब आपको अलीगढ़ से अपनाइयत पैदा हो जाएगी तो आप ज़िंदगी भर अलीगढ़ में ही रहेंगे। आप अमेरिका में रहें, सऊदी अरब में रहें या ऑस्ट्रेलिया में रहें, दिल आप अलीगढ़ में ही रहेंगे, हर लिहाज से, दिल भी, जहन भी, सब भी, और जिस्म भी और ख्वाब भी, जो भी आपको होगा वो अलीगढ़ से ही ताल्लुक़ रखेगा। तो ये था। आप देखिए, मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको छोटा सा, कि यहाँ रैगिंग जिसको आप कहते हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन कहा जाता था। रैगिंग लफ्ज़ से परहेज़ किया जाता था, और उसमें रैगिंग होती भी नहीं थी। होती तो थी, लेकिन ये कि जैसे बहुत तकलीफ़ दे हो, वो नहीं होती थी। बहरहाल बहुत होती थी सख्ती से, और उसी से सीखता था। उसका एक मकसद था, वो अब भी है, कि आप जो कुछ सीख कर आए हैं पहले वो भूल जाएं, उसके बाद आपको जो कुछ यहाँ माहौल मिलेगा वो आप सीखेंगे। तो एक लतीफ़ा इस पर यह है कि एक म्यूज़िशियन के पास एक साहब गए कि भाई मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। उनके आश्रम में गए, उन्होंने कहा सीखिए, ठीक है, कितने दिन लगेंगे? उन्होंने कहा भाई साल भर लगेगा आपको। उनको जल्दी थी। उनका ऐसा है उस्ताद कि मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। तो उनका तब तो आपको 2 साल लगेंगे। बोले क्यों? इसलिए कि 1 साल तो जो कुछ आप जानते हैं उसको भुलाने में लगेगा,
और 1 साल आपको फिर जो सीखना है वो सीखने में लगेगा। तो बहरहाल यहाँ पे उसको जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को तोड़ के गूंद लिया जाता है, उसके बाद से नया उसमें से कोई बर्तन कोई कुम्हार बनाता, नई तश्कील होती है। तो इसी तरह इंट्रोडक्शन पुरानी चीज़ों को सबको भुला देता था, बिल्कुल क्रश हो जाती थी जो कुछ भी आप सीख के आए हैं। फिर यहाँ माहौल से जो मिलता था। आपका भी इंट्रोडक्शन लिया गया होगा? हाँ बिल्कुल लिया गया, और खूब पूछा गया कि आपके वालिद का नाम क्या है। हमने कहा गुलाम मोहम्मद। के बदतमीज़। हमने क्या हुआ कि हमारे वालिद का नाम इतना ख़राब है क्या? तो बोले आपने जनाब नहीं लगाया, आप अपने वालिद से बात कर रहे हैं, अपने नौकर से बात कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो अब ज़िंदगी भर उसके बाद जो डांट पड़ी उसके बाद ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपने जब हमने खाना शुरू किया तो पता चला कि हर वक्त इंट्रोडक्शन ही होता रहता था, चलते फिरते। खाने में आवाज़ होने लगी ज़रा सी, तो कहा ये क्या कर रहे हैं आप, किस जंगल से आए हैं? कि खाना खा रहे हैं। बोले इसमें खटर पटर क्यों हो रही है? चमचे की आवाज़ प्लेट में खाना मिलता था उस वक्त चीनी की प्लेट में। तो वहाँ पे वो हुआ। चाय पीने में, आप चाय पी रहे हैं या हुक्का पी रहे हैं? कि क्या हुआ था कि गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है, तो होंठ जल जाते थे। इतनी एहतियात से चाय पीनी पड़ती थी कि होंठ जल जाते थे, छाले पड़ जाते थे कि आवाज़ प्रैक्टिस नहीं थी शुरू में। तो बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, गूंद दिया गया, बिल्कुल मसल दिया गया, उसके बाद से ये चीज़ें हुई। तो बहरहाल वो वाक़या ये बता रहा था कि साहब का इंट्रोडक्शन हुआ, बड़ा सख्त इंट्रोडक्शन हुआ। अब वो घर के अच्छे थे और दूर से आए थे, कानपुर वगैरह से कहीं से आए थे और शहर से आए थे। तो उन्होंने पक्का डिसाइड कर लिया कि मैं किसी भी हालत में अलीगढ़ नहीं रहूँगा, चला जाऊँ। सुबह को मैं सारा सामान उन्होंने बांध के रख दिया और सुबह को मैं यहाँ से चला जाऊँगा और किसी भी हालत में मैं अलीगढ़ नहीं रहूँगा। खैर, अब जो साहब इंट्रोडक्शन ले रहे थे सीनियर, सबसे ज़्यादा जिन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था और दौड़ाया भी था, बिठाया भी था, कान भी पकड़वाए थे, सब कुछ करवाया था, वो दुश्मन, अपना जानी दुश्मन उसको तसव्वुर करते रहे। खैर इसी बौखलाहट में वो आए। गर्मियों के दिन होते हैं जब एडमिशन होता है, तो अपनी चारपाई उन्होंने बिछाई बाहर लॉन के, जो पुराना मुमताज़ हॉस्टल था, तो उसमें नीचे सड़क थी, वो ईंटों का था, वहाँ सोते थे, बाहर पार्क था, तो सारी चारपाइयाँ वहाँ आ जाती थी और मच्छरदानियाँ उस पर लग जाती थी। अब इंट्रोडक्शन जब होता था तो बैरे वगैरह चले जाते थे, तो ख़ुद अपने अपना करना पड़ता था लोगों को, या जो बैरे पहले लगा गए वो लगा गए। जब जिनका इंट्रोडक्शन हो रहा था वो रात को सो रहे थे, मच्छरदानी लगाना वो भूल गए थे। और मच्छरदानी भूल क्या गए थे, असल में हुआ यह था कि उन्होंने पैकिंग कर ली थी, तो मच्छरदानी भी अपने सूटकेस में पैक कर ली थी उन्होंने। और सुबह कोई ट्रेन थी, उससे जाने का इरादा था, दिल्ली से कोई ट्रेन आती थी, उससे जाने का इरादा था, मुझे याद नहीं कौन सी थी, या दोपहर को थी। तो अब एक साहब, उन्होंने देखा कि आँख खुली सुबह के वक्त 5 बजे 6 बजे अजान के वक्त, तो उन्होंने देखा मच्छरदानी लगी हुई है। तो उनको ताज्जुब हुआ कि मच्छरदानी लगी हुई है और मेरी मच्छरदानी तो पैक है मेरे सूटकेस में, ताला भी बंद है, तो कैसे मच्छरदानी किसने निकाली? खैर वो उठे तो देखा कि एक शख्स जो है वो उनके चारपाई के चारों तरफ वॉक टहल रहा है, बस इधर से जाता है, उधर जाता है, इधर आता है, बैठता है और वो खामोश रहता है। तो उन्होंने गौर से जो देखा तो पहचाना कि ये तो वही हैं जिन्होंने रात मेरा इंट्रोडक्शन लिया था बड़ा सख्त। तो उनसे पूछा कि मेरी मच्छरदानी? बोले भाई तुम अहमक हो बिल्कुल, मच्छरदानी कहाँ है तुम्हारी? रात भर मैंने अपनी मच्छरदानी तुम्हारे लगा दी और रात भर मैं मच्छरों में घूमता रहा, एक लम्हे नहीं सो पाया, तुम्हें इतनी भी तहसीब नहीं है कि तुम अपनी मच्छरदानी लगाते यहाँ? अब उसके आंखों में आंसू आ गए कि ये शख्स जो सीनियर है रात भर मेरे ऊपर मच्छरदानी लगा के टहलता रहा, तो उससे जो मोहब्बत मिली तो उस वक्त ही उसने अपना सारा सूटकेस और सब सामान खोल दिया और उसके बाद से वो खुद बहुत सीनियर होकर यहाँ से गए फिर वो साहब। तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन के जो फ़ायदे होते हैं वो ये भी हैं और शख्सियत बिल्कुल बदल जाती है। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे बहुत कम एक बात ये कही गई कि ये कभी नहीं बताया जाता था बराह रास्त कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इस पर सर सैयद ने भी, देखिए मैंने हयात जावेद में पढ़ा और हाली ने लिखा है कि सर सैयद ये कहते थे कि यहाँ तरबियत होनी चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कहते थे कि आपको सोसाइटी ऐसी पैदा करनी है, माहौल ऐसा पैदा करना है कि लोग खुद सीखें, कहना ना पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहा बहुत कम जाता था और माहौल ऐसा दिया जाता था, हम देख देख के सीखते थे कि कैसे करना है। अब सीनियर बैठे हुए हैं, मुख्तसर सी बात है कि चाय खाने के टिकौजी पे ढकी हुई है, चाय रखी है, एक दूधदान में दूध रखा हुआ है, शक्करदान में शक्कर रखी हुई है, चमचे रखे हैं और कप आमने सामने रखे हुए हैं। और सर्दियाँ होती थीं तो आधे आधे कप बहुत तेज़ गर्म पानी में भरा रहता था उसमें, और एक खाली कप होता था रखा हुआ। ये छोटे छोटे होटलों में ये होता था, बड़े बड़े होटलों में तो खैर होता ही था। तो अब ये कि वो चाय का बनाने के लिए वो कप का पानी निकाल के डाल दिया जाता था, इसलिए पानी होता था कि कप आपका गर्म रहे इतनी देर तक।
फिर चाय उंडेली जाए तो ठंडी ना हो जल्दी से, ऑलरेडी कप गर्म है। तो खैर अब चाय बनाने की जब बात आई तो ये हुआ कि साहब चाय कैसे, हमने वो बैठे थे तो हमने नहीं बनाई, उसने बना दी चाय उस वक्त। फिर बाद में उन्होंने समझाया या दूसरों को हमने देखा तो ये था कि चाय जूनियर को ही बनानी है, सीनियर को चाय नहीं बनानी। सीनियर पैसे चाय के देगा, कभी भी जूनियर से पैसे नहीं दिलवाता था वो, कितने भी पैसे खर्च हो जाए पैसों का उस वक्त मसला नहीं था। लोग मेटलिस्टिक भी नहीं थे, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तालीम भी नहीं हासिल करते थे। तालीम सिर्फ तालीम अपने खला को पुर करने के लिए और कुछ गेन करने के लिए तालीम हासिल करते थे। नौकरी, हमारा इतना जहन नहीं था, इतने अवेयर भी नहीं थे कि हमें नौकरी करना है इस तालीम को हासिल करके। बस चंद प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जो जाते थे, चंद ही प्रोफेशनल कोर्सेज़ थे उस वक्त, इतना ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह तो था नहीं, तो वो जो जाते थे उनके अलावा बाकी सबको था तालीम हासिल करनी है और बस पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है ये बहुत वाज़ह नहीं था। तो अब वो जो थे उनके अलावा वो मैं क्या कह रहा था कि उसमें हाँ चाय के, अब वो जो चाय बनाने के जूनियर ने पैसे नहीं दिए, सीनियर ने पैसे दिए, चाय जूनियर को बनाना है। अब चाय बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आई, जो आपने कहा ना कि इंट्रोडक्शन कैसे कैसे हुआ, तो वो ये आई कि हमने चाय का वो लिया और अपने कप में चाय उंडेल ली और दूसरे के कप में, जो सीनियर था उसके कप में बाद में दी। तो आहिस्ता से फिर तीसरे के दी, तो तीसरे ने कहा कि आपने बदतहजीबी का सबूत दिया है। क्या हुआ कि सबसे पहले तो खुद चाय ले ली और जो आपका सीनियर है उसको आपने बाद में चाय दी। दो लोग आप बैठे थे और बराबर में जो बैठे थे वो हमसे ज़रा फ्रैंक थे, जो दूसरी सीट पर थे, उन्होंने बताया बाद में। तुमने कहा वो ये तो गलती हो गई, हमने सीख लिया वहाँ पे इस तरह से, और उनके सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर एक दिन और मौका आया तो अब हम बड़े खुश हो के हमने पूरी चाय, पहला जो दोस्त वो था उनके में चाय, चूँकि वो रेडीमेड नहीं होती थी ना, वो होती थी पॉट में होती थी, वो बनती थी, उसमें फ्लेवर आता था, आहिस्ता आहिस्ता फ्लेवर आता था। पूरी चाय उनके उसमें पूरा कप भर दिया और अपना कप भी पूरा भर लिया। उसके बाद से चाय पीने लगे। फिर उन्होंने ख़ुद बताया कि आपने मुझे चाय क्यों दी पहले। मैंने कहा कि साहब ये तो तहजीब है यहाँ की, हमने सीखी है। बोले लेकिन ये नहीं सीखा कि इस तरह से नहीं देनी जैसे आपने दी है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने कहा आपने पूरी चाय जो मुझे दी और आपने बाद की चाय जो ली वो तो आपकी बड़ी अच्छी फ्लेवर वाली चाय थी अपने आप, और उसमें स्ट्रांग हो गई थी नीचे की चाय, और पानी पानी और हल्की चाय मुझे पिला दी आपने। तब उन्होंने फिर बताया कि इसका तरीक़ा ये है कि दूसरे को ही पहले दीजिए, सीनियर को, लेकिन आधा कप दीजिए और फिर खुद लीजिए और उसमें पूरा कप भर लीजिए, और फिर जो बहुत गाढ़ी वाली लास्ट की बचेगी वो आधा कप उसके में डालिए, ताकि ये भी हो जाए कि पहले मैंने सर्व आपको की और ये भी हो जाए कि दोनों की बराबर स्ट्रांग रही, शुरू की हल्की और बिल्कुल लास्ट की ज़्यादा गाढ़ी, तो दोनों मिलके बराबर का फ्लेवर हो गया। तो ये है तरीक़ेकार। तो इससे ज़िंदगी से चलना फिरना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, सब कुछ जो भी किया उसका असर पड़ा इस जिंदगी। फिर एक मुकम्मल तरबियत जिसे कहते हैं, मुकम्मल तरबियत वो हो जाती है, नशिस्त तरबियत। बर्खास्त से लेकर गुफ्तगू के आदाब और ज़िंदगी करने के। अच्छा एक चीज़ और मैं इसी बता दूं, चूँकि आपका सवाल उसमें पोशीदा था कि अब के लोगों का क्या हाल है। तो देखिए, जब हमें हॉस्टल में बैरा हमारा बिस्तर नहीं साफ़ करेगा, हमसे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा, हमारा काम नहीं करेगा, तो क्या होगा? सबसे पहले हमें यहाँ से अटैचमेंट नहीं होगा। वहीं से होता है जहाँ आपको सहूलतें मिली हों, जहाँ आपको मोहब्बतें मिली हों, वहीं से अटैचमेंट होता है। तो सबसे पहला ये है कि अब वो 10 साल भी रह लेगा इस वक्त लड़का, तो उसको अलीगढ़ याद ज़रूर आएगा, वो एक फितरी चीज़ है, लेकिन अटैचमेंट नहीं होगा। अलीगढ़ की चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, भली नहीं लगेंगी। अटैचमेंट कैसे हो जाता था? हमारे बैरे थे एक ज़माने बदलू मियाँ, अब नाम कुछ बादल वगैरह कुछ होगा, बदलू मियाँ उनको कहते थे। तो एक दिन ये हुआ कि खुसरो साहब के ज़माने में यहाँ ये हुआ था कि उनकी पॉलिसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एडमिशन किया जाए ताकि तालीम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हासिल कर सकें। हॉस्टल कम थे, तो जो डाइनिंग हॉल होता था उसमें भी उन्होंने बिस्तर लगवा दिए, पेंट्रीज होती थी, किचन के कुछ कमरे ऐसे थे उनमें भी लगवा दिया, और खाने के लिए कह दिया कि खाना कमरे पे पहुंचा दीजिए सबके, जिसका भी शाम को बैरा कमरे पे खाना पहुंचाएगा, वहीं खा लेंगे लोग। हीटर वीटर लगा के गर्म कर लेते थे उसको। तो डाइनिंग हॉल का जो रिवाज था साथ बैठ के खाने का, वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होता रहा वो तो उस ज़माने में। लेकिन उसका मैं ये देखा मैंने कि एक दिन खाना थोड़ा सा खाया, वही बात हो रही कि जो आवारगी अदब के लिए ज़रूरी है वो थी, तो निकल गए। रात का खाना किसी दोस्त के यहाँ खा लिया तो वहाँ खा लिया, होटल में खाना है वहाँ खा लिया, वो खाना बच गया हमारा।
वो बचता रहता था। तो एक दिन मैंने देखा, जब मैं आया तो बाहर खाना नहीं खाया था, उसको गर्म करके खाया तो बड़ा लजीज खाना था। मैंने कहा इतने दिन हम नहीं खाते रहे, भी बड़ी हिमाकत करते रहे, इतना अच्छा खाना है, मिर्च मसाले भी उसमें बहुत अच्छे और उसमें रोगन भी था और रोटियां घर की थी। तो मैंने कहा ये क्या बात है कि यहाँ पे तो डल्लप मिला करती थी, डल्लप कहते थे उसको नान को, तंदूरी, और एक चपाती होती थी बहुत पतली सी, बहुत बड़ी, वो बहुत सख्त होती थी, मैदे की बनी हुई, लेकिन ये रोटी घर के तवे की बनी हुई थी। तो बहुत ताज्जुब हुआ। खैर हम खा गए। हमने कहा कुछ हुआ होगा किचन में, इतनी कहाँ फुर्सत थी कि जाके मालूम करें। फिर एक दिन वो देखा कि फिर वही 2-3 दिन खाना होगा। तो मैंने बदलू मियाँ से कहा कि वो आए लगाने, मैंने कहा बदलू मियाँ ये खाना क्या कि डाइनिंग हॉल में अलग तरह का बनने लगा है, क्या सिस्टम बदला है कुछ? बोले नहीं तो मियाँ। तो मैंने कहा फिर ये तो मैं तो दूसरा खाना खा रहा हूँ, ये तो चपाती भी है और रोगन भी, गोश्त भी बड़ा अच्छा बना होता है, आलू गोश्त और ये वो बिल्कुल घर का। बोले मियाँ असल में आपका खाना बच जाता था, रोज़ आप नहीं खाते थे, तो मुझे ये ख्याल आया कि शायद आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपका खाना अपने घर ले जाता था बच्चों के लिए और घर से बनवा के आपको ला के मैं रखता था। तो अब ये मोहब्बत मिली उससे। अब वो बद्दू मियाँ सुबह आके हमारा अंगूठा उठा हिला के कहते थे मियाँ चाय रखी है। हम कहते थे अरे भाई इन्होंने उठा दिया, सुबह सुबह देर तक सोने की आदत थी, चूँकि रात को क्या करना था, रात को आवारगी करनी थी, घूमते रहना था, रात को देर तक मुल्ला गफूर के यहाँ बैठ के कबाब बन खाने थे, 12-12 1-1 बजे तक अदब की बातें होनी थी, शायर होते थे वहाँ पे, बूम क्लब था, तो वो उसमें लोग बैठे हुए हैं। अब वो कहाँ सुबह उठ के उठाएंगे जल्दी, तो उठा के चले जाते। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि ऐसा है बदलू मियाँ कि मुझे चाय की कोई ख्वाहिश तो होती नहीं है, बेड टी पीने की मेरी आदत नहीं है, तो आप सुबह सुबह चाय क्यों रख जाते हैं? तो बोले मियाँ मैं देखता था आपका पहला घंटा हमेशा गोल उठता है, तो आपको कैसे उठाऊं? मैंने एक बहाना ढूंढा कि आपको चाय दूंगा तो आप उठेंगे ही और आपकी क्लास जो है वो हो जाएगी, अटेंड कर लेंगे आप, वरना वो क्लास मारी जाती थी, रोज सोते रहते थे। तो उनको ये ख्याल होना। अब ये बताइए कि जिसको, जो हमारे खिदमत पर लगा हुआ है और मोहब्बत के साथ लगा है, हम उसका एहतराम भी कर रहे हैं, उसको बिल्कुल कभी बेइज्जती से उससे नहीं बात करते थे, वो हमारे साथ इतनी अपनाइयत दिखा रहा है, तो उस जगह से हमें अपनाइयत होगी या नहीं होगी? ज़ाहिर फितरी है। तो वो अपनाइयत अब नहीं है, अब वो ख्वाब ख्याल की बातें वो अब नहीं है अपनाइयत। यही फ़र्क आया है, सिर्फ यही फ़र्क आया है कि अब अपनाइयत नहीं है। अलीगढ़ से लाख दावा करें कि अपनाइयत है, लेकिन वो जज्बे को जब टटोलेंगे तो दोनों के जज्बात में फ़र्क मिलेगा, पुराने अलीगढ़ियन के और अब के अलीगढ़ियन के। उसके यहाँ वो जज्बा होगा मोहब्बत अपनाइयत का, हमारे यहाँ इसमें नहीं होगा। इसीलिए हम तोड़ भी देते हैं, कभी कभी एजिटेशन में कुछ पेड़ भी गिरा देते हैं, गमले भी तोड़ देते हैं। पहले ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब तफसील में जाए बगैर ये आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नहीं था ये। तो बदला है। अलीगढ़ की जहाँ रिवायतों की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक रिवायत नाम देने की भी है। हाँ। कि कोई किसी को कुछ ऐसा नाम देते हैं कि उससे उसकी पूरी शख्सियत डिपिक्ट हो जाए। आपकी गुफ्तगू में कई दफ़ा मैंने 2 नाम बतौर ख़ास सुने हैं, उस्ताद छुआरा और मसूद टॉमी। हाँ। ये कौन हजरात थे? असल में देखिए ये है कि एक तो यहाँ ज़राफ़त बहुत रही है, और जो अलीगढ़ियन नहीं है वो जब अगर पुराने अलीगढ़ियन मिल जाते हैं जिनकी उम्र अब 60-70 साल के करीब करीब है, तो वो भी ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को हैरत होती है कि भाई ये इतनी ज़राफ़त और इतना मिज़ाह और इतना मजाक आपस में जो कर रहे हैं, ये क्या है, कैसे लोग हैं, अभी तक ये बच्चे ही हैं क्या? तो वो बहुत थी। इसीलिए यहाँ पे देखिए रशीद साहब का तो है ही, उसके अलावा मुख्तार मसूद के यहाँ भी ज़रीफ़ाना नस्र मिलेगी, और वो तो थे ही अपने मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी एसएस हॉल में रहते थे, उनके थे। तो असल में कोई एक्टिविटीज़, यहाँ एक लफ्ज़ है एक्टिविटी, तो एक्टिविटीज़ बहुत होती थी उसमें, तरह तरह की एक्टिविटीज़ थी। किसी के साथ कोई मजाक किया, किसी के साथ कोई मजाक किया, उसके बाद से वो तो एक्टिविटीज़ में यहाँ मसूद टॉमी मशहूर थे। तो मसूद टॉमी का एक आध वाक़या बस मैं बताऊँ आपको कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते थे कि जिसमें गिरफ्त तो ना हो, यानी सज़ा तो उनको ना मिले, लेकिन परेशान सब हो जाएं। तो ये क्या करते थे, एक दफ़ा उनका वाक़या है कि वो गए, बरसार ऑफिस था जहाँ पैसे जमा हुआ करते थे, पेमेंट करने के लिए गए। अब उस ज़माने में 1 पैसा भी चलता था, 2 पैसे भी चलते थे, हमसे पुरानी बात है ये, हमसे पहले की। और कुछ पैसे जो जिसको रेज़गारी कहते हैं वो भी होती थी। तो वो जब फ़ीस जमा करने गए तो क्लर्क किसी मूड में था, उसने कहा साहब आज फुर्सत नहीं है, आप कल आइएगा या फिर किसी दिन आइएगा। तो खैर ना बुरा लगा उनको, लेकिन कहा कुछ नहीं, वो कह नहीं सकते थे, कोई डांट नहीं सकते थे। आज का तो लड़का लड़ जाता है कि भाई आप नौकर हैं, आपको सर्विस कर रहे हैं तो आपको अभी जमा करना पड़ेगा। वो चले आए, उसके बाद से उन्होंने फ़ीस ही नहीं जमा की। और ये नहीं था अलीगढ़ में, अगर फ़ीस जमा किसी लड़का नहीं कर पा रहा है तो उसकी कोई चीज़ रुकती नहीं थी, यहाँ तक कि एडमिशन में भी हॉल टिकट नहीं रुकता था। इसीलिए कहा जाता है कि जो सैयद हामिद साहब जब यहाँ आए थे वाइस चांसलर होके
और यहाँ के पुराने स्टूडेंट थे तो कहा जाता था इनके ऊपर भी ड्यूज़ हैं अभी, यानी बाकी है इनका पैसा, वो 20-25 रुपये उन पर भी बाकी थे, तो वो रह जाते थे। तो खैर अब उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे कन्नी 2 अन्नी 4 आने 8 आने ही जमा करते रहे वो। और जब पैसे अच्छे खासे हो गए, पूरे साल का बिल उनका उसके 1500 रुपये जो भी हो गए, तो वो पूरा थैला भर के, बोरी भर के, आधी बोरी भर के ले जाके उन्होंने रख दी और कहा साहब ये मेरे इतने पैसे हैं, मैं वो कटा के लाया हूँ ड्यूज़ स्लिप और मेरे इतने ड्यूज़ हैं, ये लीजिए, मेरा इम्तहान होने वाला है। उनका ठीक है लाइए। तो उन्होंने वो थैला ला के पूरी बोरी रख दी। बोली ये क्या है? पूरे भाई इसमें पैसे हैं, ये तो गवर्नमेंट की करेंसी है, इसको तो मना कर नहीं सकते आप। तो उन्होंने कहा भाई ये क्यों आप ये कैसे? भाई मेरे पास जो है वही तो लाऊंगा। खैर अब वो बेचारे गिनते रहे और अपने आप को कोसते रहे कि उस दिन क्यों फुर्सत नहीं थी। अब तो फुर्सत मुझे इतनी ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया, फुर्सत निकालनी पड़ी। तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ पर लोगों को पता चला तो लोग हंसे कि भाई अच्छा बदला लिया आपने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। मसूद टॉमी साहब के तो बड़े किस्से हैं। वो ऊँट चढ़ा दिया था और किस किस तरह से चढ़ाया था। सारे हॉस्टल के लड़कों से मिल के सबके गद्दे लिहाफ गद्दे इकट्ठे किए और किसी तरह ढकेल के उसको चढ़ा दिया और सब गद्दे हटा लिए। अब वो ऊँट बैठा हुआ है, फिर वो परेशान है, कोई फंक्शन होने वाला था, स्ट्रेची हॉल इतना ऊंचा है, वहाँ खड़ा है वो ऊँट छत पे। अजीब व गरीब मंजर था, लोग देख रहे थे, हंस रहे थे। उसके बाद से फिर जब बहुत कुछ उन्होंने बुला के कहा तो उनका ठीक है मैं उतार दूंगा। उतारा भी, फिर रात के दूसरे दिन इसी तरह से उतारा। वो लोग यही सोचते रहे कि कैसे चढ़ा कैसे उतरा, और प्रोवोस्ट और वार्डन को पता नहीं चल पाया, उन्होंने खामोशी से उतार भी दिया। तो इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे उस्ताद छुआरा थे, उनके भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। बहरहाल वो एक्टिविटी अब उस ज़माने की तो खैर ये हमारी भी सुनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों के ज़माने में जो होती थी उसमें से एक वाक़या सिर्फ हमारा ज़ाती वो है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। कि ये हुआ कि ब्लिट्स निकलता था बम्बई से अखबार, उसमें पीछे एक तस्वीर हुआ करती थी, एक शायर की, एक अदीब की, किसी की तस्वीर होती थी और उस पर शेर भी लिखा होता था उसका। ये उनका रूटीन था, वीकली था, तो होती थी। अब हमारे कमरे में अभी अमेरिका में है, उनसे कांटेक्ट है, बात होती रहती है फेसबुक पर। वो थे परवेज़ जाफ़री और वो अली सरदार जाफ़री के सगे भतीजे थे। और लेकिन उनका हुलिया ये था कि कद तो अच्छा था और जाफ़री साहब की जुल्फ़ें बड़ी थी, अली सरदार जाफ़री की, तो उन्होंने भी बड़े बड़े बाल रख लिए थे। इनके बाल बड़े घने थे और ब्लैक बिल्कुल बाल थे और बहुत घने बाल थे और खूब लंबे उन्होंने रख लिए थे और रंग भी माशाल्लाह उनका थोड़ा सांवला था। तो वो और हर वक्त वो शायरी कर रहे हैं, करते थे या नहीं करते थे, लेकिन बहरहाल वो शायरी का पूरा मिजाज उनका वही था। और चचा जान, हर वक्त चचा जान का जिक्र करते थे, यानी अली सरदार जाफ़री का। तो लोग थोड़ा सा ऐसे लोगों का बहुत जल्दी मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ नज़र में आ जाते हैं, तो उनको मजाक में लेते थे। अब एक दिन ये हुआ, छोटी सी मामूली सी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं थी ये, कि उनसे किसी ने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा, वो तो हॉस्टल में नहीं थे, आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई मैं शमशाद मार्केट से आ रहा हूँ अभी और इस बार बिलेट्स में तो आपकी तस्वीर छपी है पीछे। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा, वो असल में चचा मियाँ ने दे दी थी, मुझसे मांगी थी और ख्वाजा अहमद अब्बास को उन्होंने दी थी, वो आज छापी है, मुझे मालूम है। अब खैर उन्होंने बिल्कुल अनजान बनने की, अननोन बनने की कोशिश की। उसके बाद से वो चले। अब लोगों ने 4-5 लोगों की साजिश थी, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या है। तो उनसे कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? कि कहीं नहीं, ज़रा सा शमशाद, तो हम भी चलते हैं। वो भी चले गए। 4, 6, 7, 8 लोग रास्ते में उनको मिल गए जहाँ जाते था। और खंडेलवाल उसके काले जाम, जो काले जामुन होता है, गुलाब जामुन होता है, उसको जाम ही यहाँ शुरू से कहते चले आए। काले जाम खाएंगे साहब? भाई तुम्हारी तस्वीर छपी है उसमें। वो हाँ, वो चचा जान ने, जो साहब जिन्होंने इत्तला दी थी, उन्होंने सबको बता दिया कि इनकी तस्वीर छपी है भाई, इसी। बोले पहले मिठाई खिलाइए। अब मिठाई खूब जम के खाई। अब उस ज़माने में पैसे जितने भी स्टूडेंट होते थे, सारे पैसे उनके ख़त्म हो गए। यहाँ तक के हो सकता है कि उनके पास ब्लेड्स ख़रीदने के भी पैसे ना बचे हों। अब वो पहुँचे। अब देखा कि 1 गायब हुआ, 2 गायब हुआ, 3 गायब हुए। वो रास्ते में इधर के कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। अब वो अकेले दुकान पे पहुँचे। उनका वो ज़रा सा असद यार ख़ां से कहा कि असद साहब ज़रा सा वो दीजिए, बिलेट्स दीजिए। बिलेट्स आ गया है? बोले हाँ आ गया है साहब। टंगा हुआ था और तस्वीर पीछे होती थी। तो उन्होंने लिया और खैर उन्होंने पैसे भी उसको दिए या नहीं दिए, ये लोगों को इल्म नहीं है। उन्होंने जो देखा तो उलट के जो देखा तो उस दिन किसी शायर की तस्वीर नहीं छपी थी, एक भालू की तस्वीर छपी हुई थी। अब उन्होंने कहा ओ मेरे साथ एक्टिविटी की, लोगों ने एक्टिविटी। कहाँ गए मेरे पास 200 रुपये का, तो वो कहाँ गए? काला जाम उनको ढूंढते घूम रहे हैं, वो पूरे दिन परेशान हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थी।
ये अलग से किसी किसी दिन नहीं होती थी, ये होती ही रहती थी। अब इनका जिक्र कहाँ तक किया जाए, ये होती ही रहती थी। ये लुत्फ तो अलीगढ़ की ज़िंदगी में ये शामिल है और आज भी वो आज भी चीज़ें करते हैं, मौजूद हैं, करते हैं। प्रॉपर ड्रेस का बहुत था जो अब नहीं है, ये बहुत चेंज आया है। प्रॉपर ड्रेस का इसलिए था, देखिए उस पर भी एक थोड़ा सा ये है कि साहब हमारा नेचुरल ड्रेस है, हम क्यों नहीं पहनते इसको? कुर्ता पजामा हम क्यों नहीं पहन सकते? हम इस लिबास में तो नहीं जा सकते कैंपस। हाँ, क्लास में कम से कम क्लास लेना। अब तो जा रहे हैं लोग, अब कुछ ऐसा हुआ है कि पता नहीं ब्रिज कोर्स की वजह से या किसकी वजह से कि लोग अब नज़र आते हैं कैंपस में। तो ये अब इसमें क्या पाबंदी है कि साहब हम शेरवानी ही पहने इसके ऊपर, और हम अगर कुर्ता पजामा पहने हुए हैं तो हम शेरवानी ही पहन के जाएं, गर्मी है तो ठंडी शेरवानी पहन के जाएं, सर्दी है तो गर्म शेरवानी पहन के जाएं, और अगर वरना वो प्रॉपर ड्रेस का मतलब है पैंट शर्ट जूता मोज़ा चप्पल भी नहीं, ये सब पहन के जाएं, तो इसकी क्या वो है? तो अब इसमें जाहिर है कि इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि डिसिप्लिन जो है वो 2-3 चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। एक तो आप देखते होंगे नर्सेज और डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है उसमें उनका प्रॉपर ड्रेस होता है, उसके बगैर भी वो काम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, प्रॉपर ड्रेस था। फ़ौज का ख़ास तौर से, एनसीसी का ख़ास तौर से, आप फ़ौज में बंदूक ही तो चलाना है आपको, आप लुंगी बांध के भी बंदूक चला सकते हैं। वो लुंगी बांध लीजिए, उसकी लांग लगा लीजिए, तो उसमें भी पजामा पहन के भी बंदूक चला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ड्रेस है वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए। तो उसी के पैरेलल स्टूडेंट को समझा जाता था कि स्टूडेंट की लाइफ में अगर प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनेगा और इसका एहतमाम नहीं करेगा और चप्पलों में वो निकल जाएगा, जूता नहीं पहनेगा, तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? एक ख़ास तंजीम और निज़ाम जो ज़िंदगी का होता है वो कैसे आएगा? जो फ़ौजी की ज़िंदगी है वही स्टूडेंट की ज़िंदगी है, जो फ़ौजी कंट्रीब्यूट करता है अपने मुल्क के लिए, फ्यूचर के लिए, वही स्टूडेंट करता है। तो स्टूडेंट को और टीचर तो उसका आइडियल है, टीचर को इसलिए पहनना पड़ता था कि टीचर उसका आइडियल है, वो नहीं पहनेगा तो वो भी नहीं पहनेगा। तो ये जो था ये कोई ऐब नहीं था। आज लोग कहते हैं ये क्या आर्टिफिशियल ज़िंदगी है, नेचुरल ज़िंदगी नहीं है, बनावट है, तसन्नो है। तो ये तसन्नो नहीं है तो फौजी से भी कहें आप तसन्नो है, आप क्यों ये बेल्ट लगा के और पहन के जा रहे हैं? हाँ, डिसिप्लिन का मामला है, और स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन फौजी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। वजह यह है कि फौजी एक ख़ास उम्र में जाके भर्ती होता है और स्टूडेंट बचपन से होता है, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा सख्ती ज़रूरी है। वो तरबियत पूरी ज़िंदगी में होती है। तो वो प्रॉपर ड्रेस जो था ना यहाँ का, वो बहुत अहम था, उसके बगैर आप नहीं जा सकते थे, ना आ सकते थे कहीं से। अरे ये खूबियाँ हैं अलीगढ़ की, और इनका तो जिक्र अगर हम करें तो वो तो खासा पूरा एक सिलसिला है, किताबें भी लिखी हैं लोगों ने, लिखी हैं, और ये चलता रहेगा। तारिक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, अक्सर हमारे उदबा अपने कलमी नाम से पहचाने जाते हैं, उनका असल नाम कुछ और होता है और कलमी नाम कुछ और होता है, और उसी नाम से वो मशहूर हो जाते हैं। ये मोहम्मद तारिक से तारिक छतारी कैसे हो गए? तो असल में वो ज़माना ऐसा था कि हमारे कई दोस्त तारिक थे, अलग अलग नाम थे। कोई तारिक मसूद था, कोई किसी का नाम था ऐसे सैयद मोहम्मद तारिक था, कोई मोहम्मद तारिक था, कोई तारिक अहमद था। तो ये पहचान के लिए दोस्तों ने खुद ब खुद नाम रख दिया। वो अदीब और शायर नहीं थे, यूं ही दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि तारिक छतारी कहाँ है भाई, उनका वो दिल से नहीं आए, तो पहचान के लिए, शनाख्त के लिए रख दिया गया। फिर जब अफसाने लिखे तो हमारे दोस्त थे शारिक अदीब, हमसे सीनियर थे, और उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं नाम रख लेते भाई, तारिक तो बहुत है तो पहचान हो जाएगी, तारिक छतारी रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कायदे के मुताबिक तारिक छतारवी रखना चाहिए, क्योंकि छतारी से छतारवी, दहली से दहलवी, इस तरह होता है नाम। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोले कि नहीं तारिक छतारवी लगता है, ज़रा पुराने अंदाज का लगता है कि कोई बुज़ुर्ग हैं या शायर अपना तखल्लुस रखते हैं, तारिक छतारी ही क्यों ना रखा जाए। तो हमने कहा ये कायदे के मुताबिक गलत नहीं होगा। बोले नहीं, शकीब जलाली थे, जलाली के रहने वाले थे, जलालवी नहीं लिखा, जलाली लिखा, वो हो जाता है, दोनों इसमें होता है। तो उन्होंने खुद ही, हमने कोई एतराज़ भी नहीं किया, नहीं किया, वो नाम पढ़ गया तो फिर पढ़ गया। अहबाब के हल्के, पहला अफसाना जब उसी नाम से छपा तो उसी नाम से सब चला। ये कौन सा अफसाना था पहला अफसाना? तो देखिए मेरा आधी सीढ़ियाँ आजकल में छपा था, और वो मैंने नहीं भेजा था, वो शारिक अदीब ने ही अपने हाथ से भेजा था। अब क्या उन्होंने ख़त लिखा, क्या किया मुझे नहीं मालूम, वो छप गया। ये शायद 76 या 77 में छपा था। और उसके बाद फिर जो भी अफसाना लिखा फिर वो छपता चला गया, इसी नाम से छपता चला गया। लेकिन इससे पहले एक अफसाना और लिखा था मैंने, और वो कहीं छपा था, कोई दरख्शां नाम का शायद एक रिसाला निकलता था, और उन्वान चिश्ती उसके सरपरस्त थे, मुदीर नहीं थे, सरपरस्त थे। मुदीर कोई और था। मामूली सा रिसाला कोई था, वो ज़्यादा नहीं निकला दिल्ली से। उसमें किसी ने भेजा, उसमें भी किसी दोस्त ने भेज दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें मोहम्मद तारिक के नाम से छपा था।
लेकिन तारिक छतारी के नाम वो मेरे पास है भी नहीं, वो किताब में भी नहीं है। उसके वो बाद अफसाना तमाम ज़ाया हो गया। अफसाने फिर तारिक फिर छतारी के तारिक नाम से इस ही नाम पड़ गया। छपे और फिर वही नाम ज़ाहिर है अब दुनिया उसी नाम फिर से नवाब आपको- साहब की बेटी थी जी जिनके कई मजमूए हैं अफसानवी, और वो अफसाने लिखती थी, नक़ूश वगैरह में छपता था। सलमा सिद्दीकी और कुलतुन हैदर वगैरह के ही ज़माने की थी। तस्नीम सलीम छतारी, तो वो भी छतारी लिखती थी। तो लोगों ने कहा भी छतारी जब है लिख सकते हैं तो छतारी लिखिए। हालांकि वो नवाब साहब के ही ख़ानदान के साथ लगा हुआ था, लेकिन शायर और अदीब के साथ भी लग जाता है, तो तारिक छतारी का नाम वो चल गया बस। तारिक साहब, पहली मुलाजिमत आपने रेडियो में की और मीडिया का भी आपका अच्छा खासा तजर्बा रहा है, गोरखपुर में भी और दिल्ली रेडियो स्टेशन पर भी। तो ये कौन सा ज़माना है और ये रेडियो की तरफ जाने का ख्याल कैसे आ गया? देखिए, बहुत मुख्तसर मैं बताऊं तो हमारे दोस्त हैं GR सैयद के नाम से अभी हैं, जो वहाँ से रिटायर हुए हैं, मास कम्युनिकेशन दिल्ली से, रेडियो में थे, हमारे क्लासमेट थे और 1 साल पहले वो चले गए थे रेडियो में। उन्होंने मुझसे कहा कि ये फॉर्म भर दीजिए, बल्कि शायद फॉर्म उन्होंने भेजा, वो मैंने भर दिया। फिर UPSC से सिलेक्शन हो गया और यूं ही बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी प्लानिंग के, शहरियार साहब का बड़ा इसमें दखल है, उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक्सपर्ट गालिबन नारंग साहब थे। एक्सपर्ट, हाँ, जब नारंग UPSC में वहाँ सिलेक्शन हुआ तो वो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें नारंग साहब उर्दू के एक्सपर्ट थे। उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, शहरियार साहब को मालूम था। शहरियार साहब ने बस इतना कहा हमारे घर आके कि तारिक से कहिएगा कि ज्वाइन ज़रूर कर ले, वो चाहे बाद में छोड़ दे। तो खैर मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ चले गए। अब रेडियो में इसी तरह से जाने का सिलसिला बना और रेडियो में चले गए। बहुत सोच समझ के नहीं गए थे। यही वजह है कि कोई दिल भी नहीं लगा, कोई चार्म भी पैदा नहीं हुआ, कोई शौक़ भी नहीं पैदा हुआ। लेकिन इत्तफ़ाक़ ये है कि वहाँ जाके काम हमने वो किए जो रेडियो वाले नहीं थे। यानी वहाँ सेमिनार भी करवाया, इनवाइटेड ऑडियंस, वहाँ डिस्कशन हुए, हिंदी उर्दू का मिलके करवाया। तो वो प्रोग्राम जो हमने अलीगढ़ में देखे थे, अलीगढ़ में होते थे, वो हमने रेडियो पर करने की कोशिश की, उसको लोगों ने पसंद भी किया। अरे दिल्ली रेडियो स्टेशन पर पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले में आप वहाँ थे, वो मेरा ख्याल है आखिरी ज़माना था जब उदबा और शुआरा रेडियो से जुड़े हुए महमूद हाशमी थे और ज़ुबैर रिज़वी थे और दूसरे लोग कई, रिफ़त सरोज थे। तो मेरा ख्याल है वो आपका ज़माना वो आखिरी ज़माना था। अब तो रेडियो में, टेलीविज़न पर दूसरे और लोग आ गए हैं, लेकिन अदीबों का जो एक अट्रैक्शन हुआ करता था वो शायद कुछ कम हो गया है। तो दिल्ली की जो ज़िंदगी थी रेडियो की, वो आपकी क्या रही है? दिल्ली की ज़िंदगी रेडियो की बड़ी अच्छी थी। महमूद हाशमी के साथ स्कूटर पर निकलते थे, बैठते थे, महफिलें होती थी। हमने अपने ही घर पे हर मंगल को एक प्रोग्राम, दूसरे मंगल को एक प्रोग्राम रखा था और वो उसमें लोग आते थे। उसमें पैगाम आफ़ाक़ी भी आते थे, अंजुम उस्मानी भी आते थे, शम्सुल हक़ उस्मानी भी आते थे, एक दफ़ा मज़हर इमाम साहब भी आए थे, महमूद हाशमी भी आते थे, एक आध दफ़ा शमी मनफ़ी साहब भी आ गए थे, वो करीब में ही रहते थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता था। तो वो रेडियो में जाने की वजह से ही माहौल बना। और दिल्ली में चूँकि अदीब बहुत थे, सब लोग आके बैठते थे, वहाँ सुनाते थे, सुनते थे, अफसाने पढ़े जाते थे। बाहर से लोग जाते थे, काजी अब्दुल सत्तार भी उसी घर में गए, और बाहर से और दूसरे लोग आए जो बम्बई से आते थे, सलाम बिन रज़ाक़ वगैरह, वो भी किसी फंक्शन में आए, लेकिन महफिल वहाँ हुई। मंगल को वो इसलिए रखा था कि सैटरडे को मैं आ जाता था अलीगढ़, संडे को वो रख नहीं सकते थे। मंडे को इसलिए नहीं रखा कि मंडे की मॉर्निंग में जाते थे, कभी कभी थके हुए होते थे, कभी नहीं भी जाते थे, तो मंगल सेफ था। तो वो 1 साल 1.5 साल तक चलता रहा, जब तक मैं अलीगढ़ नहीं आया। यानी अलीगढ़ किसी हाल में नहीं छूटा। अलीगढ़ किसी हाल में नहीं छूटा। गोरखपुर रहे हो, दिल्ली रहे हो, बिल्कुल। अलीगढ़ से वो रिश्ता हमेशा अलीगढ़, जज्बाती हाँ, भी और बिल्कुल। अमली भी दोनों कायम रहा। अलीगढ़ में ही फाइनली आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हुए। हाँ। ये कौन सा साल है और ये क्या वाक़या है? देखिए, रेडियो में तो मैं गया था 84 में, 89 तक मैं गोरखपुर रहा, 89 से 93 तक ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में दिल्ली में रहा। 93 में यहाँ भी इसी तरह से मंजूर हाशमी ने फॉर्म भरवाया और दे दिया। वो अल्लाह का करना होता है, किस्मत होती है। तो यहाँ मैं 93 में लेक्चर होके आ गया था, 93 के शायद फरवरी में यहाँ अलीगढ़ आया और तब से अभी तक यहीं हूँ। फिर मैं तारिक साहब, आपके अफसानों में भी हमने ख़ास तौर पर महसूस किया है, और आप जो एक नावल लिख रहे हैं उसके जितने हिस्से हमने सुने हैं उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि जो कंपोजिट कल्चर है हमारा, जो गंगा जमनी तहज़ीब है हमारी, वो आपके यहाँ एक गालिब सरोकार की हैसियत से आती है। तो ये और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं ज़िंदगी के, वो लोग ख़ास तौर पर दलित अदब के मसाइल और फेमिनिज़म और ये सारी चीज़ें, लेकिन आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में देखता हूँ वो कंपोजिट कल्चर की तरफ। हाँ, वो तो है। देखिए, असल में कंपोजिट कल्चर की तरफ इसलिए है कि कंपोजिट कल्चर था यहाँ,
ये कोई मैंने तख्लीक नहीं किया है। जो कल्चर यहाँ मुश्तरका तहज़ीब थी, हम मिलजुल के जिस तरह रहते थे, गंगा जमनी तहज़ीब चूँकि उसे कहा जाता है, तो दोनों तहज़ीबों की आमेज़िश थी, वो चूँकि यहाँ था तो वो आएगा। इसके सिलसिले में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ बहुत मुख्तसरन कि अदब में नावल अगर आप कोई पढ़ें और नावल में बहुत ही सिंबॉलिक कोई चीज़ है और वो आप पे खुलती है आखिर में जाके और आप वाह वाह करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो अब वो खुल गई तो खुल गई, अब दोबारा आप उसे क्यों पढ़ेंगे? कोई मौजू है, दलित पर है या किसी भी मसले पर कोई मौजू है, अगर वो मौजू आपको पता चल गया कि मेरे जैसे 10 बीघे खेत में था कि उस शख्स को जब जो दलित था उसको जब ज़मीन मिल गई तो और परेशान हो गया, तो ये पता चल गया तो दोबारा क्यों पढ़ेगा उसको? लेकिन अदब आपको शायरी भी और नस्र भी बार बार पढ़ी जाती है, नावल भी बार बार पढ़ा जाता है, अफसाना भी बार बार पढ़ा जाता है, तो क्यों पढ़ा जाएगा वो? उसमें सिर्फ़ एक चीज़ होती है, वो होती है फ़ज़ा। जैसे अभी हमारा और आपका दिल चाहेगा कि चलिए आगरा घूम के आते हैं, तो आगरा तो हमारा देखा हुआ है, ताजमहल भी देखा हुआ है, फिर आप दोबारा जाएंगे तो एक फ़ज़ा है जो अट्रैक्ट करती है, यार भाई कितना अच्छा लगेगा, वहाँ पे ये था, वहाँ पेड़ थे, बैठते। तो फ़ज़ा का मतलब यह है कि पूरा एटमॉस्फेयर जब आप जुज़ियात के साथ पेश करेंगे तो वो अट्रैक्ट करता है उसको दोबारा पढ़ने को, जैसे बार बार एक ही जगह जाके घूमने को दिल चाहता है, नैनीताल बार बार जाने को दिल चाहता है, मसूरी बार बार जाने को दिल चाहता है, ऐसे एक ही नावल बार बार पढ़ने को जाता है। और जब आप वो फ़ज़ा क्रिएट करेंगे, वो माहौल क्रिएट करेंगे, तो तहज़ीब आएगी। तहज़ीब वो आएगी जो ज़माने की तहज़ीब थी और जो ज़माने की तहज़ीब है, तो इसीलिए वो उसकी ज़्यादती भी हो जाती है कि मुश्तरका तहज़ीब पर बार बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से अफ़साने जो हैं हमारे दूसरे मौजू हैं, शहर की ज़िंदगी के, अकेलेपन के, हाँ बिल्कुल, या धुएँ के तार है या वो बर्फ़ और पानी है, तो उसमें है, लेकिन फ़ज़ा उसमें भी है। कॉलेज लाइफ है, उसमें मुश्तरका तहज़ीब नहीं है, कॉलेज लाइफ है। अब वो दिखाई, सिंबॉलिक कहानियाँ हैं, उसमें भी दिखाई देता है कि ये दरख्त है, ये पेड़ है, तो होते हुए नज़र आना चाहिए कि क्या देख रहे हैं हम। अब होता क्या है जुज़ियात में, देखिए एक चीज़ ये होती है कि जुज़ियात मान लीजिए हम पेश कर रहे हैं, अब हम कोई तहज़ीब दिखा रहे हैं, अब हमने उसकी पेशवास का जिक्र किया, उसके दुपट्टे का जिक्र किया, कमख्वाब का दुपट्टा है, तो अब वो ऐसा जिक्र करते हैं कि फ़ज़ा बन जाए, यानी वो उठी और जब वो लहरा के दुपट्टा चला तो उसके कमख्वाब का दुपट्टा ज़मीन फर्श पर से भी खिसकता हुआ जा रहा था, तो ये फ़ज़ा बनी ना, होते हुए दिखाई दिया, और कमख्वाब भी आ गया, उसमें जो टका हुआ है गोटा वो भी आ गया। और अगर आप तफसील बयान करने लगें कि कमख्वाब का दुपट्टा था, उसमें 3 गोटे टके, इतने गोटे टके हुए थे, इतने सलमा टके हुए थे, सितारे थे, काला बत्तू का काम हो रहा था, वो नीचे देखते थे तो सुरमई था, और ऊपर, तो एक पेज में आपने तफसीलात बयान कर दी तो फ़ज़ा नहीं बनी, वो डिटेल्स डिक्शनरी की तरह डिटेल्स आपको मिल गई, तो उससे कहानी दोबारा पढ़ने को जी नहीं चाहेगा आपका, वो अफसाना पढ़ने को जी नहीं चाहेगा। और ना तहज़ीब की वो तहज़ीब के बारे में आपने बताया, उसमें होते हुए नहीं दिखाया। तो बहुत से नावल मैंने ऐसे भी देखे जो बड़े मशहूर भी हैं कि उसमें तफसीलात हैं इतनी कि जैसे हमें बताई जा रही हैं, हमें दिखाई नहीं जा रही। दिखाई तो होते हुए कुछ दिखाई दे जाए, कुछ टुकड़ा यहाँ दिखाई दे, कुछ टुकड़ा थोड़ी देर बाद दिखाई दे, उसका कुछ हिस्सा बाद में दिखाई दे, और जब कहानी ज़्यादा पूरी पढ़ लें तब अंदाज़ा हो कि वो था क्या। एक साथ बयान कर देना जो है ना, फिक्शन का काम नहीं है, फिक्शन है ही नहीं, वो फ़ज़ा बनती है, वो बहुत धीरे धीरे बनती है, बहुत धीरे धीरे। तारिक साहब, आपने उर्दू और हिंदी अफसानों का बहुत गहराई से मुतालिया किया है, उनका तजज़िया किया है, बल्कि आपकी थीसिस है उर्दू हिंदी अफसाना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मुताले में आपने बुनियादी फ़र्क क्या महसूस किया उर्दू और हिंदी फ़िक्शन में? देखिए, जहाँ तक फ़िक्शन का ताल्लुक़ है तो दोनों का जो आगाज़ हुआ है, पुराने लोगों को राशिद उल खैरी वगैरह को छोड़ दीजिए या प्रेमचंद से मानते हैं हम, चूँकि मॉडर्न जो नावल है जो हमें मगरिब से मिला है, जो डेफिनेशन, उस पर अगर हम परखें तो प्रेमचंद से शुरू हुआ है। वो उर्दू के भी थे, हिंदी के भी थे, तो गोया कि एक ही जगह से चश्मा निकला है, वो एक ही शख्स के तो दोनों नावल लिखे गए। उसके बाद से डिफरेंस आता चला गया इसमें। अब वो यशपाल हैं, उसके बाद से वो आए, फिर वहाँ नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ, यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक यशपाल वगैरह के ज़माने में, और उसके बाद से ये शुरू हो गई आपकी क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन वगैरह लिखने लगे। उसके बाद जदीदियत शुरू हुई, उसमें अफसाना ने ख़ास मकाम बनाया, तरक्की पसंद तहरीक में भी अफसाने ने ख़ास मकाम बनाया नावल के मुकाबले में। क़ुर्रतुल ऐन तो अलग थी, दोनों को अलग माना जाए, इंतज़ार हुसैन ये चीज़ें तो तकरीबन उर्दू हिंदी में पैरेलल चल रही थी। अब जो फ़र्क है वोकैबुलरी के अलावा सरोकारों की सतह पर क्या? सरोकारों की सतह पर ये था कि वहाँ जो फ़र्क नुमाया हुआ है, एक पहली बात तो ये है कि पहले उर्दू कहानी के लोगों पर असरात ज़्यादा पड़े,
यानी नई कहानी आंदोलन में जो असरात पड़े थे वो सब मंटो और बेदी के पड़े थे। उससे पहले प्रेमचंद तो कॉमन थे, तो पहले असरात वहाँ पड़े। तो जो अलग अलग दोनों में चीज़ें हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदी कहानी में उर्दू के मुकाबले तनव्वुर ज़्यादा है। वजह ये थी कि उर्दू कहानी शहर की ज़िंदगी में, उर्दू नावल शहर की ज़िंदगी में सिमटा हुआ था। शहर की ज़िंदगी में सिमटा होने का कतई मतलब ये नहीं है कि शहर की ज़िंदगी पेंट करते थे वो, बल्कि वो शहर में रहते थे। वो छोटे छोटे गाँव में रहकर अफसाने और नावल नहीं लिख रहे थे। जितने भी नावल निगारते वो बड़े शहरों में रहते थे, और जितने भी अफसाने निगारते बड़े शहरों में रहते थे, बम्बई हो या उनके अपने अपने इलाके के बड़े शहर हों, लेकिन शहरों में रहते थे। और इसलिए तनव्वुर नहीं आ पाता था। यानी छोटी सी ज़िंदगी है, वहाँ नक्सलाइट की ज़िंदगी है, किसी और कबायली ज़िंदगी है, कोई थारू की ज़िंदगी है, उसका उस तरह से जी के और देख कर वो नहीं करते थे। लेकिन उर्दू में तनव्वुर न होने के बावजूद उर्दू कहानी बराबर चलती रही, बल्कि कहीं कहीं तो सबकत ले गई और आगे चली। उसकी वजह यह है कि गहराई थी उसमें। गहराई इसलिए थी कि उर्दू वालों ने ज़्यादा असरात लिए थे मगरिब के और रूस के। हिंदी ने भी लिए थे, लेकिन ज़्यादा बराह रास्त जो असर हुआ वो उर्दू पे हुआ। आलमी आलमी अदब का ज़्यादा असर था, तो गहराई ज़्यादा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्ट जो था, यानी फ़न जो था, वो ज़्यादा बारीक और ज़्यादा बेहतर था। वजह उसकी ये थी कि जो अपने माजी से लेता है अदब में, तो हिंदी वाले जितने भी थे वो अपनी शायरी से ही लेंगे। शायरी पुरानी चीज़ है। उनके यहाँ शायरी का जो समझिए कि एक तरह से गोल्डन पीरियड था, वो भक्ति काल था। उसमें सूरदास हों, तुलसीदास हों या और दूसरे लोग हों, ये सब रसखान वगैरह, इनके यहाँ वजाहतों के साथ बयान होता था। वजाहत थी, वरना भक्ति हो ही नहीं सकती थी। तो बारीकियाँ नहीं थी, सिंबल नहीं थे, इशारे नहीं थे, कनाए नहीं थे उतने ज़्यादा। उर्दू में गज़ल थी, और गज़ल में एक ही शेर में बहुत कुछ कह देने का फ़न उनको आता था। उसका असर अफसाने पर भी पड़ा। हिंदी में वजाहत ज़्यादा थी, यानी बहुत वाज़े करके उसको तफसील के साथ बयान करते थे, लेकिन वजाहत के साथ बयान करते थे। तो दोनों में फ़र्क ये है कि आर्ट जो है वो उर्दू कहानी में ज़्यादा पैदा होता चला गया। अब वो कहीं कहीं एक्सेस हुई तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट कहानी भी होने लगी, एब्स्ट्रैक्ट कहानियाँ भी होने लगी, वो अलग बहस है। लेकिन दोनों में फ़र्क यही है कि इनके यहाँ वजाहतें थी और सादा बयानिया था, और बहुत क्लियर करके बात की जाती थी, चंद लोगों को छोड़ के। वो भी जैसे निर्मल वर्मा हैं, उनके यहाँ भी फ़िलासफ़ी जो थी वो एक्सिस्टेंशलिज्म की थी, इसके बावजूद वजाहत थी। कहीं गुंजलकपन नहीं था, कहीं इशारे नहीं थे, कनाए नहीं थे, सिंबल नहीं थे, इस्तिआरे कम थे। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है दोनों में। तारिक साहब, आप चूँकि एकेडमिशियन भी हैं, आपने यूनिवर्सिटी में एक अरसे तक पढ़ाया है, फ़िक्शन पढ़ाया है, शायरी पढ़ाई है, मास मीडिया पढ़ाया है, ये सब तो पूरा आपका ये करियर रहा है। एक तख्लीक़कार की हैसियत से मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा या एकेडमिक्स की फ़ज़ा तख्लीक़ियत के लिए कितनी मुआविन है या मुतसादिम है? देखिए, सही बात तो ये तख्लीक़ के लिए मुआविन तो नहीं है। अगर बहुत मुज़र भी ना कहें तो मुआविन तो नहीं है। वजह यह है कि इतनी पाबंदियों के साथ तख्लीक़कार कम अज़ कम नहीं रह सकता, और पाबंदियाँ हमें कल्चर की भी और अखलाक की, मोरल की, सब की पाबंदियों के साथ रहना है। इसके बावजूद जो तख्लीक़कार होता है वो दो ज़िंदगी जीने पर कुदरत रखता है, बैक वक्त दो ज़िंदगियाँ जी सकता है। तो उसकी आवारगी अगर फ़िज़िकल नहीं है तो मेंटल ज़रूर होगी। वो ख़यालों में किसी न किसी तरह से अपनी ग़िज़ा हासिल कर ही लेता है। तो एकेडमिशियन रहकर भी बहुत से लोग तख्लीक़कार रहे और अच्छे तख्लीक़कार रहे। तो वो वजह यही थी कि उनमें वो क़ुव्वत होती है कि बाएक वक्त वो कई ज़िंदगियाँ जी सकते हैं, और बाएक वक्त अगर वो अफ़साना निगार हैं तो कई किरदारों में दाखिल होकर उन अपनी फ़ीलिंग्स उनकी फ़ीलिंग्स से बिल्कुल हम आहंग कर सकते हैं। तो ये वजह थी, और इस तरह से। लेकिन बहरहाल नुकसान तो होता है इसका। एक जो मंटो की ज़िंदगी थी, जो बेदी की ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी तो हम लोगों को नहीं मिली। इसके बावजूद ये नहीं कह सकते कि बहुत मुज़र है, ये कह सकते हैं बहुत मुआविन नहीं है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तख्लीक़ियत का। तारिक साहब, आप ज़ाहिर बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपके नावल का। वो नावल, वो सिलसिला चल रहा है, कई किस्तें उसकी हमने सुन रखी हैं। आजकल वो नावल किस मरहले में है? भाई देखिए, आप इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, आप यही कहते हैं इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं ही इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। मुझे ख़ुद इंतज़ार है कि कब वो पूरा होगा, कब मैं लिखूँगा। तो इंतज़ार की ये मुद्दत कब ख़त्म होगी?
इंतज़ार की मुद्दत, अब अगर आप वादा लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 4-6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको इस पे शक है तो मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप भी दुआ कीजिए कि मैं 4-6 महीने में ख़त्म कर दूँ। इंशाअल्लाह हम सब दुआ गो हैं। तारिक साहब, चूँकि आप एकेडमिशियन भी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि एक नावल निगार नावल लिखता है, उसके लिए वो रिसर्च भी करता है। ज़ाहिर है नावल लिखना अफसाना लिखना तो नहीं है, हाँ, रिसर्च करता है। ठीक उसी तरह नावल लिखना थीसिस लिखना नहीं है। कोई एक मौजू दे दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए, और वो चैप्टराइजेशन होता है, उसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, और वो तालिब इल्म रिसर्च करता है। एक नावल निगार भी रिसर्च करता है। तो ये दो पैरेलल जो सूरत हाल है एक एकेडमिशियन के लिए, यानी वो इस रिसर्च की सूरत हाल से भी वाकिफ़ है और इस रिसर्च की सूरत हाल से भी वाकिफ़ है, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं इसमें? देखिए, पहले तो इससे पहले एक आध बात मैं और कहूँ आपको कि नावल हो या अफसाना हो, लिखने से पहले सबसे पहले एक नुक्ता होता है जो उसके जहन में आता है। वो नफ्सियाती भी हो सकता है, फ़लसफ़ियाना भी हो सकता है। वो नुक्ता उसके जहन में आता है, उसके बाद से वो पस मंज़र बनाता है उसका, और वो वाक़यात को तलाश करता है कि कौन से वाक़यात इसमें शामिल होंगे, फिर वो लिखता है। जैसे आग का दरिया है, आग का दरिया पे लोग तमाम तरह की बातें करते रहते हैं कि साहब ये इसमें आवागमन का फ़लसफ़ा है, कोई कहता है कई ज़माने दिखाए गए हैं, कोई कहता है तारीख़ है, कोई कहता है तहज़ीब है, कोई कहता है फ़िलासफ़ी है, सब कुछ है। लेकिन नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ही होता है सबसे पहले, उस नुक्ते की तलाश में रहता है वो, और वो नुक्ता उसके हाथ आ जाता है तभी लिखता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कारी की हैसियत से उसमें तलाश कर रहे हैं कि नुक्ता क्या है, तो सिर्फ़ क़ुर्रतुल ऐन में उसी में नहीं, उनका पूरा मसला ही ये था कि जो मुश्तरका तहज़ीब है उसकी वो बहुत दिलदादा थी। और मुश्तरका तहज़ीब भी गंगा जमनी तहज़ीब नहीं, गंगा जमनी तहज़ीब का मतलब होता है हिंदू मुसलमान दोनों मिल के गए। उनकी मुश्तरका ज़िंदगी जो थी उसमें कई तहज़ीबों की आमेज़श थी। वो उन्होंने जब लखनऊ देखा तो उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमानों की आमेज़श नहीं थी, दोनों की तहज़ीबों की, बल्कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भी एक कल्चर बना था। वहाँ भी कोठियाँ थी, पोर्टिकोस थे, ताश होते थे, उसमें बैठते, वही तहज़ीब तो है उनकी। तो 3, 4, 5 तहज़ीबों से मिलकर कोई तहज़ीब बनी, उसकी वो बहुत दिलदादा थी। अब पार्टीशन का एक ऐसा वाक़या था कि उसने सब क्रश कर दिया, सारी तहज़ीब को तोड़ दिया, फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो उनका दुख ये था कि मुश्तरका तहज़ीब का टूटना, बिखरना, ख़त्म हो जाना, यही दुख था। तो ये ही नुक्ता है आग का दरिया का। अब वो अगर ये दिखाना चाहती हैं कि मुश्तरका तहज़ीब टूट गई पार्टीशन के बाद, आज़ाद के बाद, सब बिखर गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, वो तहज़ीब ही नहीं रही, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उसको बनते हुए भी तो दिखाएंगे। अब जब उसे बनते हुए उन्होंने दिखाना चाहा, तब रिसर्च का मसला आया कि कहाँ से बनी, कि सब ब्राह्मणिज़्म था, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर दोनों में कैसे कैसे क्लैश हुए, फिर मुसलमान आए, किस तरह से आए, वो तहक़ीक़ की, तारीख़ पढ़ी, तहज़ीब को समझा, उसके बाद से उसका मिलना दिखाया। फिर अंग्रेज़ आए, फिर बंगाली आए, तो बंगाल में आए, वो पहले तो कैसे तहज़ीब बनी, फिर यहाँ आए तो कैसे तहज़ीब बनी। तो उन्होंने पूरा नावल लिखा ही इसलिए है कि इस दर्द को उभार सकें कि ऐसे 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 करके तो हमारी तहज़ीब बनी थी और एकदम से एक रात में बिखर गई। यही उनका दुख है, यही दर्द है। तो उस नुक्ते की खातिर उन्होंने तहक़ीक़ की। अब फ़र्क दोनों में यह है कि यहाँ रिसर्च स्कॉलर जो कुछ तहक़ीक़ करता है, तकरीबन सारा मवाद वो उसमें इस्तेमाल कर लेता है, और वहाँ जो तहक़ीक़ करता है उसमें से 5% ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी उसको रद्द करना पड़ता है, क्योंकि उसके अपने नुक्ते से जो मिलती हुई चीज़ नहीं होगी वो सारी तहक़ीक़ काम नहीं आएगी। जिन्होंने तहक़ीक़ करके नावल लिखे और पूरी तहक़ीक़ को उगल दिया, वो आज बहुत मशहूर भले ही हों, लेकिन कुछ पता नहीं है उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। तारिक साहब, हम आपके नावल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारी तरह और भी बहुत से फ़िक्शन से मोहब्बत करने वाले आपके नावल का इंतज़ार कर रहे हैं। नैयर मसूद साहब, उनका हाल ही में इंतकाल हो गया, वो भी मुतमन्नी थे कि उनकी ज़िंदगी में आपका ये नावल, मैं शर्मिंदा हूँ, शाये हो जाए, लेकिन न हो सका। लेकिन बहुत एक बड़ा हलका है जो बेसब्री से आपके नावल का इंतज़ार कर रहा है। आज की हमारी ये गुफ्तगू बेहद, मैं समझता हूँ, सुनने वालों के लिए कारआमद होगी। आपने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली, बल्कि अलीगढ़ की ज़िंदगी, यहाँ की अकामती ज़िंदगी, यहाँ के अपने मसाइल, यहाँ के लताइफ़, यहाँ की शख्सियात, वो सारी चीज़ें इस गुफ्तगू में सिमट आई। आपके फ़न पर भी हमने बात की, बहुत एहतमाम से आपने उन तमाम गोशों पर रोशनी डाली। तारिक साहब, हम रेख्ता की जानिब से इस इंटरव्यू के लिए आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं।
मैं भी आपका और रेख्ता का बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपसे मुलाकात हुई। और अगर ये गुफ्तगू और पहले आपसे हो गई होती और आपने इतनी हौसला अफजाई की होती तो शायद अब तक नावल आ जाता। आ जाएगा इंशाल्लाह, अब उम्मीद करते हैं। आप देख रहे थे रेख्ता की बेहद ख़ास पेशकश। हमारे ख़ास मेहमान थे तारिक छतारी। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और शहर में।